हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा था, एनुअल रिटर्न के बारे में हमने पढ़ लिया था। एनुअल रिटर्न का फॉर्म फॉर ओपीसीज एंड स्मॉल कंपनी 7A कब फाइल करना होता है? 60 डेज कहाँ से? एजीएम। एजीएम से 60 डेज के अंदर फाइल करना है एमजीटी 7। साइन कौन करेगा? डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी है क्या है? एंड डायरेक्टर एंड कंपनी सेक्रेटरी इन एम्प्लॉयमेंट। अगर सीएस एम्प्लॉयमेंट में नहीं है तो प्रैक्टिसिंग सीएस। फिर एक था सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न, कौन सा फॉर्म? एमजीटी 8। कौन साइन करेगा? पीसीएस। प्रैक्टिसिंग सीएस सीएस ऐसे मत करो यार। हाँ, कुछ कुछ काम में मिले हुए हमें, तो वो तो रहने दो। प्रैक्टिसिंग सीएस करेगा। और कौन सी कंपनी इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी है? लिस्टेड और पेड अप कैपिटल 10 से ज्यादा हो, टर्नओवर दोनों के बीच में और है। दोनों के बीच में क्या है? और है। ये हमने पहली क्लास में पढ़ा था। फिर हम आगे बढ़े। फिर हमने प्री रिक्विजिट्स पढ़े मीटिंग के। बीच में हमने वो भी पढ़ा कि रजिस्टर्स वगैरह कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करने हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर कितने टाइम के लिए प्रिजर्व करना है? परमानेंटली। रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटीज का 8 years आफ्टर रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का मतलब उनकी पेमेंट होने के बाद में 8 साल तक रिटेन करके रखना है। फिर हमने पढ़ा प्री रिक्विजिट्स। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा नोटिस। मीटिंग करने से पहले क्या देना पड़ेगा? नोटिस। जनरल मीटिंग दो तरीके की है, कौन कौन सी? ईजीएम, एजीएम और ईजीएम। एजीएम साल में एक बार, ईजीएम जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप करवा सकते हो। जब भी मीटिंग करोगे क्या देना पड़ेगा? नोटिस। कितने दिन का? 21 नॉट डेज, 21 क्लियर डेज। क्या वर्ड था? और क्लियर का क्या मतलब था? एक्सक्लूडिंग डेट ऑफ मीटिंग एंड डेट ऑफ सेंडिंग, हम वो दोनों इंक्लूड नहीं करेंगे। और अगर पोस्ट से भेज रहे हैं तो 48 आवर्स और ऐड कर देंगे, तो ये बन जाता है 21 क्लियर दिन। ठीक है जी। तो नोटिस चला गया, 21 दिन का नोटिस होना चाहिए। अगर नोटिस किसी को रिसीव नहीं हुआ है तो क्या मानेंगे? क्या मीटिंग इनवैलिडेट हो जाएगी? अगर कंपनी का एक्सीडेंटल ओमिशन हुआ है, मतलब गलती से नोटिस नहीं गया है, तो इसकी वजह से मीटिंग इनवैलिडेट नहीं होगी। ठीक है जी। इतना हमने पढ़ लिया था। कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने? कुछ एक आधा चीज बीच में छूट भी गई होगी। नोटिस किस किस को जाएगा? डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर, मेंबर, डिवेंचर होल्डर्स, एवरी ऑडिटर्स, डिसीज पार्टनर भी आ गया भाई। क्या क्या पढ़ रहे हैं हम कंपनी देख पढ़ रहे हैं। कोई कह रहा है डिवेंचर होल्डर, कोई कह रहा है पार्टनर, मेंबर, असाइनी। सबसे पहले जी मेंबर को जाएगा। अगर डिसीज मेंबर है तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा। इंसॉल्वेंट मेंबर है तो उसके असाइनी को जाएगा। सेकंड किसको जाएगा? ऑडिटर या फिर ऑडिटर्स। ऑडिटर्स मतलब जॉइंट ऑडिटर्स भी हो सकते हैं, उनको भी जाएगा। और लास्ट वन एवरी डायरेक्टर्स को भी जाएगा। इनको क्या जाएगा जी? नोटिस जाएगा। नोटिस भेजना कैसे है? हाँ, मतलब फिजिकल भी दे सकते हो या इलेक्ट्रॉनिकली भी दे सकते हो। अगर मेल से भेज रहे हो तो, मेल से भेज रहे हो तो कैसे भेजोगे? चलो वो तो खुद की फैसिलिटी हो गई। और किससे भिजवा सकते हो? नहीं, मेल की बात कर रहे हैं। मेल, हाँ देखो, एक एक चीजों पे बात करते हैं। इन्होंने जैसे पहले बोला कि क्या बोला कि कैसे भेजेंगे? इन हाउस भेज देंगे। इन हाउस मतलब खुद भेज देंगे सारे मेल। या फिर आरटीए से भिजवा सकते हैं। आरटीए कौन है? रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट। और तीसरी बात, किसी बाहर की एजेंसी से भी सर्विसेज ले सकते हैं जो क्या काम करता हो? मेल ही भेजने का काम कर रहा हो। अब मैं पूछ रहा हूँ, मेल के अंदर जब भेजना है तो कैसे कैसे भेज सकते हैं? मेल की पूरी बॉडी में एज अ टेक्स्ट लिख देंगे, एज अ टेक्स्ट लिख देंगे। और पीडीएफ अटैच कर देंगे या लिंक अटैच कर देंगे, एक यूआरएल दे देंगे जी। ठीक है जी। इतना ही बात करते हैं। अब आ जाते हैं शॉर्टर नोटिस। पेज नंबर 7.35 शॉर्टर नोटिस। अब देखो, हर बार कंपनी के पास हो सकता है इतना टाइम ना हो। कितना टाइम ना हो? 21 क्लियर दिन का। कि भाई मुझे मीटिंग बुलानी है जल्दी से, अभी मैटर डिस्कस करना है और मेरे पास 21 दिन का टाइम नहीं है इंतजार करने का, तो वो क्या करेगी? क्या 21 दिन वेट करेगी? वो जाएगी जी शॉर्टर नोटिस देने के लिए। क्या देने के लिए जाएगी? शॉर्टर नोटिस। अब शॉर्टर नोटिस ऑफ लेस देन 21 दिन, मतलब 21 दिन से कम का नोटिस भी आप दे सकते हो। मीटिंग किसकी बुला रहे हो आप? शेयर होल्डर्स की। अब जब आप उनको फोर्स कर रहे हो जल्दी आने के लिए, तो क्या उनका अप्रूवल लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा?
मीटिंग में कौन आने वाला है? नोटिस किसको जा रहा है? मेंबर्स को जा रहा है। अब मैं मेंबर्स को कह रहा हूँ कि आपको मैं 21 दिन का टाइम नहीं दे रहा हूँ आने के लिए, आप 2 दिन में आओ जी यहाँ पे। अब जब मैं आपको इतनी जल्दी बुला रहा हूँ तो क्या आपका अप्रूवल लूंगा या नहीं लूंगा? तो जब भी आप शॉर्टर नोटिस दोगे तो आपको शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब कितने शेयर होल्डर्स का लेना है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। And as noted earlier, usually general meeting need to be called by giving at least a notice of 21 clear days. वैसे कितने दिन का नोटिस देना रहता है? 21 clear days का। However, a general meeting may be called after giving shorter notice than that specified in subsection 1 of section 101. जो हमने section 101 पढ़ा है नोटिस ऑफ मीटिंग, उससे कम टाइम का नोटिस भी आप दे सकते हो। इफ कंसेंट इन राइटिंग और बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड इज अकॉर्डेड। अगर कंसेंट मिल गया आपको, कंसेंट कैसे मिल सकता है? राइटिंग में भी मिल सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब मेंबर्स आपको लिख के भी दे सकते हैं और मेल पे या व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, डेटो। इन द केस ऑफ एन एजीएम, अगर एजीएम की बात हो रही है, बाय नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल टू वोट देयर एट। क्या मतलब हुआ जी? 95% ऑफ मेंबर्स की कंसेंट चाहिए। और मेंबर कौन से वाले? इंटाइटल टू वोट। इंटाइटल टू वोट का मतलब क्या है? जिनके पास वोटिंग राइट है। देखो, हर मेंबर के पास हर मैटर पे वोटिंग करने का राइट नहीं होता है। ये सब चीजें भी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको क्लैरिटी आती जाएगी, लेकिन एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे देता हूँ। एक बात सोचो, एक मीटिंग हो रही है, जनरल मीटिंग, उसमें आप सारे मेंबर्स प्रेजेंट हो। जो मैटर डिस्कस करने वाले हैं ना, उस मैटर में ये दोनों मेंबर्स इंटरेस्टेड है। इंटरेस्टेड का मतलब नहीं, इंटरेस्टेड का मतलब ये मान लो कि हम कुछ खरीदने जा रहे हैं, जिनसे हम खरीद रहे हैं ना वो इनके घर वाले हैं, वो इनके क्या है, तो क्या ये वहां इंटरेस्टेड नहीं हो गए? क्या इनका कोई लिंक हो गया? नहीं हो गया वहां पे। अब क्या ये वो डील के लिए कभी मना करेंगे? तो ये कौन हो गए? इंटरेस्टेड मेंबर हो गए। तो इंटरेस्टेड मेंबर के पास क्या होता है? वोटिंग राइट नहीं होता है उस मैटर के लिए। क्या होना चाहिए? वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ये तो कभी मना ही नहीं करेंगे। ये तो हमेशा ये चाहेंगे कि मेरे रिलेटेड पार्टी का क्या हो, फायदा हो जाए। तो इस केस में इंटरेस्टेड मेंबर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है। तो कौन से मेंबर से हमें देखना है? 95% कौन से? जिनके पास वोटिंग राइट है। ठीक है जी, ये किसका केस है? एजीएम। अब दूसरा केस आता है इन केस ऑफ अदर जनरल मीटिंग। एजीएम के अलावा कौन सी मीटिंग होती है? ईजीएम। बाय द मेंबर्स ऑफ द कंपनी होल्डिंग इफ द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल। हमने फाउंडेशन में पढ़ा था, कंपनी विद शेयर कैपिटल भी हो सकती है, कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल भी हो सकती है। ये बात सबको पता है ना। जैसे गारंटी वाली कंपनी होती है, सबको याद है, लिमिटेड बाय गारंटी। उसमें गारंटी का अमाउंट देना होता है, कब देते हैं वो हम? वाइंडिंग अप। गारंटी कंपनी में ये लिखा हुआ था कि गारंटी कंपनी कौन से लोग बनाते हैं? जिनको इनिशियल फंडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, जिनको स्टार्टिंग में फंड्स नहीं चाहिए, तो वो विदाउट शेयर कैपिटल भी बना सकते हैं। तो इन्होंने लिखा पहले होल्डिंग इफ द कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल। अगर कंपनी के पास क्या है? शेयर कैपिटल है। मेजोरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर्स, सबसे पहली कंडीशन आ गई जी, लिख लो इसके ऊपर 1। मेजोरिटी इन नंबर ऑफ मेंबर। मेजोरिटी का मतलब 50 से ज्यादा, मतलब 51%। 51 मेजोरिटी नंबर इंटाइटल टू वोट, फिर से वही बात आ रही है, इंटाइटल टू वोट, एंड हु रिप्रेजेंट नॉट लेस देन 95% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एज गिव्स अ राइट टू वोट एट द मीटिंग। और उनके पास कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 95%। दोनों कंडीशन के बीच में क्या है? एंड है जी। तो आपको दोनों फिलफिल करनी है। कौन कौन सी? मेजोरिटी नंबर भी होने चाहिए, और वो मेजोरिटी नंबर के पास कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 95% कैपिटल भी होनी चाहिए, तभी ईजीएम किस पे आएगी? शॉर्टर नोटिस पे आएगी। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? दूसरी बात, हाँ, ये मान लो आप कंपनी के अंदर कितने शेयर होल्डर हो, जितने आप बैठे हो भी सारे, इसमें से मेजोरिटी। मेजोरिटी का मतलब अभी कितने हो आप? 4 3 7 हो, तो मतलब 4 लोग तो चाहिए चाहिए 4 लोग अप्रूवल दे, और इन 4 के पास कितनी कैपिटल होनी चाहिए? 95%, तभी वो अप्रूवल माना जाएगा। क्यों नहीं हो सकती? ईच कैसे हो सकती है? 95 कितने लोगों के पास होगी? टोटल तो 100 ही होगी ना कैपिटल। गारंटी की बात नहीं हो रही है, शेयर कैपिटल वाली कंपनी है। कौन सी कंपनी है? शेयर कैपिटल। जब शेयर कैपिटल है तो 95% ऑफ कैपिटल। यार मान लो 100 रुपए की कैपिटल है कंपनी की, कितने रुपए कैपिटल है? 100 रुपए की। इनके पास 1 रुपए की, 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 बाकी बची हुई आप चारों के पास है। हो सकता है ऐसा कोई दिक्कत? मैं शॉर्टर नोटिस पे ईजीएम बुलाना चाहता हूँ, मेरे को क्या चाहिए? मेजोरिटी नंबर। आप चारों ने अप्रूवल दे दिया, ठीक है।
क्या आप चारों के पास 95% कैपिटल है? बिल्कुल है। कितनी कैपिटल है आपके पास? 96। हो गया शॉर्टर नोटिस। दूसरा केस, आप चारों के पास इक्वल कैपिटल थी, मतलब 96 डिवाइडेड बाय 4 कितनी हो गई? 24 कुछ समथिंग, 24 ऐसे कुछ हो गई। नहीं नहीं, पूरी हो गई, 24 ही हो गई पूरी। तो सबके पास 24 है। इन तीनों ने अप्रूवल दिया शॉर्टर नोटिस का, इन चारों ने अप्रूवल दिया शॉर्टर नोटिस का, सुमित ने अप्रूवल नहीं दिया शॉर्टर नोटिस का। क्या शॉर्टर नोटिस वैलिड है? नहीं है वैलिड। क्यों नहीं है? मेजोरिटी नंबर तो हो गया ना, एक ने नहीं दिया, 9 ने दे दिया, पर 95% नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा थी। तो मेजोरिटी भी होना चाहिए और 95% भी होना चाहिए, तभी आप क्या दे सकते हो? शॉर्टर नोटिस दे सकते हो ईजीएम का। क्लियर है जी? अब कोई डाउट किसी को? अगली बात, हाँ मैटर के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा जब आप अप्रूवल ले रहे हो कौन से मैटर डिस्कस करने वाले हो। अगर उस मैटर में कोई मेंबर इंटरेस्टेड है उसको काउंट नहीं करना है जी। हैविंग इफ द कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है, नॉट लेस देन 95% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर एक्सरसाइजेबल एट दैट मीटिंग। इसके लिए इजी सा लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? सीधा 95%। लेकिन यहाँ कैपिटल नहीं लिखा हुआ, वर्ड क्या लिखा हुआ है? वोटिंग पावर। क्या लिखा हुआ है? वोटिंग पावर। क्यों लिखा हुआ है वोटिंग पावर? क्योंकि किस कंपनी में कैपिटल तो है ही नहीं। हम कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं? कंपनी हैज नो शेयर कैपिटल, तो मतलब कंपनी की कैपिटल नहीं है जी। जब कंपनी की कैपिटल नहीं है तो 95% ऑफ वोटिंग पावर आप देखोगे। अब वोटिंग पावर कहां से पता लगेगी? जब कैपिटल नहीं है तो वोटिंग पावर कहां से पता लगेगी? एमओए में लिखा रहेगा कि किसके पास कितने राइट्स है वोट्स के। ठीक है जी, तो वहां से आपको पता लग जाएगा किसके पास कितनी वोटिंग राइट्स है। तो एजीएम का शॉर्टर नोटिस अगर देना हो तो कितना अप्रूवल? 90, नॉट लेस देन 95% ऑफ द मेंबर्स इंटाइटल टू वोट। दूसरी बात, अगर ईजीएम की बात हो तो मेजोरिटी नंबर एंड 95% ऑफ कैपिटल, और कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल 95% ऑफ वोटिंग पावर। अब एक बार वापिस है ना एजीएम वाले पॉइंट को पढ़ो। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? हाँ फर्स्ट पॉइंट को, एजीएम वाले पॉइंट को। एक बार फिर से पूछता हूँ आप सबसे, एजीएम में शॉर्टर नोटिस देना है तो कितना अप्रूवल चाहिए? 95% किसका? 95% किसका? मेंबर्स का 95% चाहिए। क्या चाहिए जी? मतलब 100 लोग हैं तो कितने लोगों का अप्रूवल चाहिए? 95 का। 95% ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है, वर्ड क्या लिखा हुआ है? मेंबर। तो मतलब जितने मेंबर है उनमें से 95% मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? अब वेयर एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी इज इंटाइटल टू वोट ओनली ऑन सम रेजोल्यूशन और रेजोल्यूशन टू बी मूव्ड एट अ मीटिंग एंड नॉट ऑन अदर्स, those members shall be taken into account for the purpose of subsection 1 of section 101 in respect of the former resolution or resolution and not in respect of the later। पहले तो इसके आगे लिख दो इंटरेस्टेड मेंबर। ये किसकी बात कर रहा है? इंटरेस्टेड मेंबर। अब पढ़ो और समझो इसे क्या कहना चाह रही है। हाँ बिल्कुल, इंटरेस्टेड मेंबर का पॉइंट है, तो क्या कहना चाह रही है? इंटरेस्टेड मेंबर्स जो होंगे वो, मतलब जो इंटरेस्टेड मेंबर्स होंगे वो अपने इंटरेस्टेड वाले कॉन्ट्रैक्ट को छोड़, मतलब वो वाले टॉपिक को छोड़ के किसी और में भी वोट कर सकते हैं, बट वो सिर्फ एजीएम के केस में करेंगे, अदर नहीं। इतना सब कुछ लिखा हुआ है क्या इसमें? मेरे को तो नहीं मिला, एजीएम वर्ड का मिला आपको इसमें? शॉर्टर नोटिस।
इंटरेस्टेड मेंबर है वो उस रेजोल्यूशन से साइन नहीं कर सकता है, क्या नहीं दे कर सकते? डिसीजन नहीं ले सकता, डिसीजन नहीं ले सकता। और कुछ? और वो मीटिंग में भी मीटिंग में साइन नहीं करेंगे, एंटाइटल होंगे मीटिंग के लिए। मीटिंग के लिए इंटाइटल नहीं होंगे, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, ऐसा आप बोल रहे हो। जैसे किसी मीटिंग में वो इंटरेस्टेड डिक्लेयर हो गया कि अब उसको वोट नहीं करना, तो उसके आगे देखो आने कभी भी वाले कोई ना मीटिंग में इंटरेस्टेड डिक्लेयर नहीं होगा। हम मीटिंग करने जा रहे हैं, क्या मीटिंग में एक ही मुद्दा डिस्कस होगा? जरूरी है? हो सकता है 2, हो सकता है 3, हो सकता है 4, हो सकता है 5, कितने भी हो सकते हैं मैटर। तो उनमें से किसी मैटर पे हो सकता है कि वो क्या हो, इंटरेस्टेड हो। जरूरी है कि हर मैटर पे इंटरेस्टेड हो आप? एक या दो मैटर पे आप इंटरेस्टेड हो, तो जिस मैटर पे आप इंटरेस्टेड हो उस वाले मैटर के लिए आपको काउंट नहीं किया जाएगा, उस वाले मैटर को आपको काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन बाकी के लिए आपको काउंट करें या ना करें? बिल्कुल करें। क्या बाकियों पे आप वोट दोगे नहीं दोगे? बिल्कुल दोगे जी। तो जिसमें आप इंटरेस्टेड हो वहां पे आप इंटाइटल नहीं हो, लेकिन उसके अलावा बाकियों में आप इंटाइटल्ड हो। ठीक है जी। इलस्ट्रेशन 5 इसमें बाकी मैं आपको बता चुका हूं। शॉर्टर नोटिस में भी जब कंसेंट लेंगे तो किसका कंसेंट लेंगे? जो इंटाइटल टू वोट है। किसका कंसेंट लेंगे? जो इंटाइटल टू वोट है। तो जो इंटरेस्टेड है उसका उसमें कंसेंट नहीं लेंगे। इलस्ट्रेशन 5 पढ़ लिया? हाँ जी संस्कृति, क्या शॉर्टर नोटिस सही है यहाँ पे? क्यों सही सही नहीं है? 95% कैपिटल नहीं बढ़ रही है। देखो मेजोरिटी इन नंबर बन रहा है, दिख रहा है सबको मेजोरिटी नंबर। इन्होंने क्या बोला? टोटल कैपिटल कितनी है? 50 लाख। 50 लाख है जिसमें से 60% ऑफ मेंबर, 60% ऑफ मेंबर का मतलब क्या हुआ? मेजोरिटी तो आ गई। वर्थ रुपीज 40 लाख, उनके पास कैपिटल कितने की है? 40 लाख। टोटल कैपिटल कितनी है? 50 लाख। उसका 95% कितना होगा? 45 लाख। यहाँ पे कितनी है? 40 लाख है। दोनों कंडीशन मीट नहीं हो रही है, शॉर्टर नोटिस वैलिड नहीं। अगली बात आती है जी अथॉरिटी। 90% to 95% देंगे ना। हाँ 45 95। lakhs to 90% हो गया। मैंने क्या बोला? आपने 90% के हिसाब से 45 lakhs बोला, तो 47 lakhs। अच्छा, मतलब वो कैलकुलेशन मैंने गलत दिया। ओके जी, 95% चाहिए। यहाँ कितना आया है? 80% आया है। ठीक है जी। अथॉरिटी टू कॉल अ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग आपके हिसाब से कौन बुलाएगा? मतलब डायरेक्टर्स बुलाएंगे, ठीक है ना। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, जनरल मीटिंग हैज टू बी कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन बुलाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसीलिए हम कहते हैं जब भी जनरल मीटिंग होगी उससे पहले कौन सी मीटिंग होगी? बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी, तभी जनरल मीटिंग बुला सकते हो। एन इंडिविजुअल डायरेक्टर डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू कॉल अ जनरल मीटिंग। एक अकेला डायरेक्टर जनरल मीटिंग नहीं बुला सकता है, बोर्ड को बुलानी है। बोर्ड का मतलब सारे डायरेक्टर्स मिलकर बुलाएंगे। एनी नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग गिवन विदाउट द सैंक्शन ऑफ द बोर्ड इज इनवैलिड। अगर किसी एक बंदे ने नोटिस भेज दिया है वो कभी भी वैलिड नोटिस नहीं, सबका कंसेंट लेना जरूरी है। हाउएवर द सेम कैन बी रेटिफाइड। रेटिफाइड का मतलब क्या होता है? गलती को ठीक, मतलब गलती हो गई। गलती कैसे हुई? एक डायरेक्टर ने नोटिस भेज दिया तो बाकी डायरेक्टर्स चाहें तो मीटिंग करके उसको रेटिफाई कर सकते हैं। फॉर कॉलिंग अ जनरल मीटिंग द बोर्ड पासिस अ बोर्ड रेजोल्यूशन। जब भी जनरल मीटिंग बुलानी है तो बोर्ड क्या करेगा? मीटिंग करेगा और एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर देगा। क्लियर है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट टू बी अनेक्स टू द नोटिस, सेक्शन 102। 101 पूरा हो गया, नोटिस ऑफ अ मीटिंग, उसमें हमने शॉर्टर नोटिस भी पढ़ लिया है। अब आ गया 102 जो किसकी बात करेगा? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। इससे ही समझ आता है कि ये किसकी बात करेगा? एक्सप्लेन करेगा चीजों को। किसको एक्सप्लेन करेगा? जो मैटर हम डिस्कस करने वाले हैं। Section 102 of the Companies Act mention that where any special business is to be transacted, कौन सा वर्ड आ गया जी? स्पेशल बिजनेस। देखो ये सारी बातें शायद डेमो क्लास में बताई भी होगी। ऑर्डिनरी बिजनेस होता है, ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा सारे बिजनेस क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिजनेस कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल एडॉप्शन, ऑडिटर की अपॉइंटमेंट, डिविडेंड, डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। ये चार क्या है जी? ऑर्डिनरी बिजनेस है। अभी हम इनको ढंग से पढ़ भी लेंगे, अगला टॉपिक यही है। ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा सारे बिजनेस क्या होते हैं?
स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस में क्या लगेगी? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया स्पेशल रेजोल्यूशन में लगेगी, क्या लिखा हुआ है? स्पेशल बिजनेस में। मतलब उन 4 बिजनेस के अलावा आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो तो वो बिजनेस कौन से हैं? स्पेशल बिजनेस। और स्पेशल बिजनेस में क्या लगेगी? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। सुमित क्या पढ़ रहे हैं हम अभी? उसमें हमने क्या पढ़ा? वहां पे लाइट में क्या बढ़िया चीज लगी हुई है ऐसी? नहीं, लाइट नहीं देख रहे थे। तो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कब जाएगा? स्पेशल बिजनेस के केस में जाएगा। ठीक है जी। फैन चलाना है? हाँ, एक फैन चला लो यार, थोड़ी गर्मी सी हो गई है, मेरे को भी लग रहा है। चलो जी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 102 ऑफ द कंपनीज एक्ट मेंशन दैट वेयर एनी स्पेशल बिजनेस इज टू बी ट्रांजैक्टेड एट द कंपनीज जनरल मीटिंग देन एन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट शैल बी एनेक्स्ड टू द नोटिस कॉलिंग सच जनरल मीटिंग। जब भी आप स्पेशल बिजनेस करने वाले हो उसका नोटिस जाएगा तो नोटिस के साथ में आप क्या लगा दोगे? एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगा दोगे। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में क्या करोगे? उन मैटर्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दोगे। जो भी स्पेशल बिजनेस है उनको क्या करोगे? एक्सप्लेन कर दोगे। द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट मस्ट स्पेसिफाई। उसमें लिखा हुआ क्या होगा? अब आप एक्सप्लेन कैसे करोगे? यहाँ पे बताया हुआ है द नेचर ऑफ कंसर्न और इंटरेस्ट फाइनेंशियल और अदरवाइज इफ एनी इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ डायरेक्टर मैनेजर केएमपी एंड रिलेटिव ऑफ द पर्सन मेंशन इन क्लॉज 1 एंड 2। क्या बताना है जी? सबसे पहले आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये बताना है जितने भी मैटर डिस्कस होने वाले हैं ना उनमें क्या हमारा डायरेक्टर इंटरेस्टेड है, क्या हमारा मैनेजर इंटरेस्टेड है, क्या हमारे की मैनेजियल पर्सन इंटरेस्टेड है, या क्या इनके रिलेटिव्स इंटरेस्टेड है या नहीं है। ये हमें क्या बताना है? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना है। तो मतलब पहला पॉइंट क्या हो गया? इंटरेस्ट बताना है। क्या बताना है? इंटरेस्ट। किसका इंटरेस्ट बताना है? डायरेक्टर्स का, मैनेजर का, केएमपी का और इन तीनों के रिलेटिव्स का। क्या शेयर होल्डर को पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए कि डायरेक्टर इंटरेस्टेड है या नहीं है? भाई आप डिसीजन तभी ले पाओगे जब आपको सारी बातें पता होगी। आपको पता है कि डायरेक्टर इंटरेस्टेड है तो आपके मन में क्या ख्याल आएगा कि ये डायरेक्टर जानबूझ के ये मैटर अप्रूव करवाना चाह रहे होंगे, तो आप उस हिसाब से सोचोगे। इसीलिए शेयर होल्डर को सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए। दूसरी बात, एनी अदर इंफॉर्मेशन फैक्ट्स दैट मे इनेबल मेंबर टू अंडरस्टैंड द मीनिंग स्कोप एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द आइटम ऑफ द बिजनेस एंड टू टेक डिसीजन देयर ऑन। दूसरा पॉइंट जनरल लिख दिया जी। जनरल का मतलब जो आपको सही लगे ना, कि जो शेयर होल्डर्स को पता होनी चाहिए वो सारी बातें बता देना जी। एक बात तो मैंडेटरी लिख दी, क्या लिख दी? इंटरेस्ट बताओ। और दूसरी बात लिख दी जनरल, कि भाई जो भी शेयर होल्डर को जरूरत है जिससे उनको मैटर समझ आएगा वो सारी बातें बता दो। क्लियर है? देखो इंटरेस्ट बताना है या कोई कंसर्न बताना है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ मनी हो चाहे कैसे भी हो। क्या जरूरी है सारे रिलेशन पैसों के ही हो? क्या वैसे भी तो रिलेशन हो सकता है? तो अगर वैसा भी कोई रिलेशन है फाइनेंशियल के अदरवाइज तो वो भी बता दो। ठीक है जी। ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस, अब दोनों बिजनेस आ गए हैं। कंपनीज एक्ट 2013 सेट्स आउट 2 टाइप ऑफ बिजनेस। पहला है जी ऑर्डिनरी, दूसरा है स्पेशल। ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस इंक्लूड द फॉलोइंग बिजनेस व्हिच आर ट्रांजैक्टेड एट द एजीएम ऑफ द कंपनी। ऑर्डिनरी बिजनेस कहां पर होते हैं? एजीएम पे। ऑर्डिनरी बिजनेस खाली एजीएम पे ही होते हैं। क्या एजीएम पे स्पेशल बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऑर्डिनरी तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा आप अगर कोई भी बिजनेस करोगे तो वो क्या है? स्पेशल बिजनेस। क्या ईजीएम पे ऑर्डिनरी बिजनेस हो सकता है? ईजीएम पे सारे बिजनेस क्या होंगे? स्पेशल। और जब भी ईजीएम होगी नोटिस के साथ क्या जाएगी? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि ईजीएम में सारे बिजनेस कौन से होने वाले हैं? स्पेशल। ठीक है जी। ऑर्डिनरी बिजनेस 4 है। पहला, द कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द रिपोर्ट ऑफ बोर्ड एंड ऑडिटर। पहला बिजनेस जो हम बोलते हैं एडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट, P&L, नोट्स टू अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसीज भी आ जाती है उसमें। ठीक है जी। अब मैं वर्ड यूज करूं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आपके हिसाब से एजीएम में क्या खाली फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे या ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाएंगे? शेयर होल्डर के पास कौन से जाएंगे? ऑडिटेड। मतलब ऑडिटर ऑडिट कर देगा उसको, तभी तो शेयर होल्डर के पास लेके जाओगे ना। तो जब ऑडिटेड फाइनेंशियल हो गए तो उसमें क्या ऐड ऑन हो जाएगा? क्या यही सब रहेगा या कुछ? ऑडिटर रिपोर्ट ऐड हो जाएगी। क्या ऐड हो जाएगी जी? जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो फाइनेंशियल्स के आगे क्या लगा देता है? ऑडिटर रिपोर्ट, मतलब अपनी रिपोर्ट लगा देता है। तो शेयर होल्डर के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी जाएंगे, ऑडिटर रिपोर्ट भी जाएगी। उसके अलावा एक रिपोर्ट और जाएगी, कौन सी? बोर्ड रिपोर्ट या डायरेक्टर रिपोर्ट, जो हम सेक्शन 134 में पढ़ेंगे कि बोर्ड रिपोर्ट क्या होती है, कैसे बनती है, क्या क्या उसके अंदर लिखा हुआ रहता है। लेकिन ये तीनों चीजें कहाँ जाएंगी? शेयर होल्डर के पास जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट।
दूसरी बात डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड, अगर डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो कहाँ डिक्लेयर होगा? कुछ कह रहे थे, कहाँ डिक्लेयर होगा? क्या खाली एजीएम में डिक्लेयर होगा? देखो जिसने डिविडेंड पढ़ा हुआ है उसको ये बात पता है कि डिविडेंड दो होते हैं, कौन कौन से? इंटरिम और फाइनल। फाइनल कहाँ डिक्लेयर होता है? एजीएम। और इंटरिम कहाँ डिक्लेयर होता है? EGM नहीं होगा, हाँ EGM में होगी, बीच में between two AGM, बिटवीन टू एजीएम जो डिविडेंड होता है उसको हम इंटरिम बोलते हैं। वो डिक्लेयर कहाँ होता है? at any time. एट एनी टाइम में कौन सी मीटिंग में डिक्लेयर होता है? EGM घर पे जाके डिविडेंड चैप्टर वापस पढ़ना, बोर्ड मीटिंग में होता है। बोर्ड मीटिंग बोर्ड, हाँ डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड। और declared by board होता है interim हाँ। members की वोट लेनी। नहीं मेंबर्स की लेनी होती है लेकिन डायरेक्टर डिसाइड करते हैं। अरे नहीं, अनाउंसर डिक्लेयर्ड बाय दोनों ही बोर्ड ही करते हैं, वो तो इंटरिम में तो बोर्ड ही डिक्लेयर करता है। ये बोर्ड मीटिंग में हो जाता है, इसलिए EGM हाँ बोर्ड में तो यही तो है। आप फिर मेरे को क्यों धमका रहे हो वैसे? मैं भी तो यही कह रहा हूँ। अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हो। अच्छा पहले तीनों ने बोल दिया क्या? जनरल मीटिंग, तो क्या हो गया, याद आ जाता है। याद आ जाता है। ठीक है जी, तो ये जो डिविडेंड है कौन सा डिविडेंड है? फाइनल डिविडेंड है। कौन सा डिविडेंड है? फाइनल डिविडेंड। तो इसके आगे लिख लो, ये फाइनल डिविडेंड की बात कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अभी, हम जब डिविडेंड चैप्टर पढ़ेंगे तब ये कवर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, डिक्लेरेशन ऑफ एनी डिविडेंड। और डिविडेंड कौन से वाला है? फाइनल। द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग। हमने क्या पढ़ा था? खाली अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। अब यहाँ पे एक लाइन और ऐड हो गई है, इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग, मतलब जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह नए डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे। देखो ये ना कंपनीज एक्ट में कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, रिटायरिंग डायरेक्टर्स, हर एजीएम पे कुछ डायरेक्टर्स रिटायर होते हैं। ये सब अभी हम ना पढ़ेंगे और ना मुझे लगता आपके कोर्स में भी ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे जब लाइन आ गई है तो आप इसको इतना ही समझो कि जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह जो डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे वो कहाँ होंगे? एजीएम में होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सारे डायरेक्टर एजीएम में अपॉइंट होते हैं। कौन से डायरेक्टर एजीएम में अपॉइंट हो रहे हैं? जब कोई रिटायर हो रहा है उनकी जगह पे जो डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं? एजीएम में हो रहे हैं। अगर मेरे को डे टू डे में आज एक डायरेक्टर अपॉइंट करना है, क्या मैं एजीएम का वेट करूंगा? मैं क्या करूंगा? ईजीएम में अपॉइंट कर दूंगा। तो ये कौन से डायरेक्टर की बात कर रहे हैं? जो रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह पे जो नए डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं उनकी बात हो रही है, वो ऑर्डिनरी बिजनेस है। ठीक है, डायरेक्टर तो कभी भी अपॉइंट हो सकता है, तो जब कभी भी अपॉइंट होगा तो वो ईजीएम में अपॉइंट हो जाएगा। देखो फर्स्ट टाइम डायरेक्टर ना, अगर आपको फाउंडेशन में याद हो, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे कहाँ पे लिखे हुए होते हैं फर्स्ट डायरेक्टर? इनकॉर्पोरेशन नहीं पढ़ा, वेरी गुड। और कोई भाई बाकी ने तो पढ़ा है। क्या कह रहे हो आप? डायरेक्टर्स कहाँ लिखे हुए रहते हैं? दो ही डॉक्यूमेंट होते हैं, एक ने बोल दिया एमओए तो बाकी बोल दो एओए। तो कहाँ लिखे हुए होंगे? एओए में लिखे हुए रहते हैं। कहाँ लिखे हुए रहते हैं? एओए में। एमओए में क्या लिखा रहता है? सब्सक्राइबर्स लिखे रहते हैं। कौन लिखे रहते हैं? सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर कौन होते हैं? हाँ, फर्स्ट शेयर होल्डर होते हैं। सब्सक्राइबर क्या होते हैं? फर्स्ट शेयर होल्डर। एओए में लिखे हुए रहते हैं फर्स्ट डायरेक्टर। अगर एओए में फर्स्ट डायरेक्टर नहीं लिखे हुए हैं तो कौन फर्स्ट डायरेक्टर होंगे? जो सब्सक्राइबर होंगे उनको क्या मान लेंगे हम? डायरेक्टर मान लेंगे। ठीक है जी। एओए में ऑप्शन होता है, एक कॉलम होता है डायरेक्टर्स का, वहां डायरेक्टर्स के नाम लिख देते हैं। अगर नहीं लिखे तो सब्सक्राइबर सारे क्या बन जाएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। कितने ही होंगे? कितने सब्सक्राइबर कितने होते हैं? हाँ और क्या, सब्सक्राइबर कितने होंगे? प्राइवेट कंपनी है 2 होंगे, पब्लिक कंपनी है 7 होंगे, हो सकता है 3-4 हो जाए या 8-9 हो जाए, इससे ज्यादा सब्सक्राइबर थोड़ी करोगे। ऑर्डिनरी बिजनेस में 2-3 पढ़ लिए, लास्ट आ गया अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग ऑफ द रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटर। ऑडिटर को अपॉइंट करना और उनकी रेम्युनरेशन फिक्स करना कहाँ पे होता है जी? एजीएम में होता है। स्लो होता है ये, हाँ। अच्छा, तो ऑडिटर की अपॉइंटमेंट और उनकी रेम्युनरेशन कहाँ डिसाइड होगी? एजीएम में। ठीक है जी, ये 4 हो गए ऑर्डिनरी बिजनेस। आगे बढ़ते हैं अब। इन केस ऑफ एजीएम ऑल बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड देयर एट एक्सेप्ट द वन स्टेटेड अबव आर स्पेशल बिजनेस। इन चारों के अलावा अगर कोई बिजनेस करा है एजीएम पे तो कौन सा बिजनेस है? स्पेशल बिजनेस। एट द ईजीएम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्टेड इज अ स्पेशल बिजनेस। ईजीएम पे सारे बिजनेस क्या है? स्पेशल बिजनेस है। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट किसके साथ लगती है? स्पेशल बिजनेस के साथ। तो ये लिखा हुआ है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजैक्टेड ऑर्डिनरी बिजनेस। Proviso to section 102 set out that if any item of special business relate to or affect any other company,
द एक्सटेंट ऑफ शेयर होल्डिंग इन दैट अदर कंपनी ऑफ एवरी प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, every other KMP shall be disclosed if the extent of shareholding is 2% or more of the paid up share capital of that other company. क्या कहना चाह रहा है ये, पता करो. अच्छा, अगर किसी मेंबर की शेयर होल्डिंग किसी अदर कंपनी में है और स्पेशल जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो उससे अफेक्ट है, कौन अफेक्ट है, स्पेशल बिजनेस जो कर रहे हैं उससे रिलेटेड है या फिर किससे रिलेटेड है, एक तो मेंबर से, हाँ और वो मेंबर जो नंबर का इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट किसी और कंपनी में है, वो इंटरेस्टिंग नंबर हो गया मतलब, ठीक है. ठीक है, तो वो डिस्क्लोज करेगा इस चीज को मीटिंग में. मतलब वो डिस्क्लोज करेगा एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में अगर उसकी शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा है, 2% पेड अप कैपिटल से ज्यादा अगर होल्ड किया हुआ है तो डिस्क्लोज करेगा. क्या कह रहा है पॉइंट, हम सेक्शन 102 पढ़ रहे हैं, मतलब एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की बात हो रही है. अगर कोई आप स्पेशल बिजनेस करने जा रहे हो और उस स्पेशल बिजनेस से कौन अफेक्ट हो रहा है, एनी अदर कंपनी, कौन अफेक्ट हो रहा है, कोई दूसरी कंपनी अफेक्ट हो रही है, अपनी कंपनी की बात नहीं हो रही है, कोई दूसरी कंपनी. अगर उस कंपनी के अंदर हमारा कोई डायरेक्टर, मैनेजर, प्रमोटर या केएमपी क्या करता है, शेयर्स होल्ड करता है, अगर वो शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा है तो वो भी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी. क्यों डिस्क्लोज करवा रहे हैं ये, इंटरेस्ट आ गया ना एक तरीके से. उस कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो, उस कंपनी में कौन इंटरेस्टेड है, डायरेक्टर, प्रमोटर, केएमपी, ये लोग इंटरेस्टेड है, तो आपको ये बताना पड़ेगा. लेकिन कब बताना पड़ेगा, अगर शेयर होल्डिंग 2% से ज्यादा है, 2% या उससे ज्यादा है. ये स्पेशल बिजनेस में बताना है, बिल्कुल स्पेशल बिजनेस में बताना है. देखो ऑर्डिनरी बिजनेस में तो अफेक्ट कैसे होगी, होगी नहीं ना अफेक्ट, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी नहीं है वहां. इन केस ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस रेफर टू एनी डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कंसिडर्ड एट द मीटिंग, देन द टाइम एंड प्लेस वेयर सच डॉक्यूमेंट कैन बी इंस्पेक्टेड शुड ऑल्सो बी स्पेसिफाइड इन द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. धीरे धीरे ना एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के आइटम बढ़ते जा रहे हैं. सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्या लिखा होना चाहिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में, इंटरेस्ट या कंसर्न, फाइनेंशियल और अदरवाइज, किसका, डायरेक्टर का, केएमपी का, मैनेजर का या उनके रिलेटिव्स का. फिर दूसरी लाइन हमने क्या पढ़ी, कोई भी फैक्ट जो शेयर होल्डर्स को पता होने चाहिए, बस वहीं खत्म हो गया था. फिर अब तीसरी बात आ गई, क्या बात आ गई, अगर किसी दूसरी कंपनी के साथ डीलिंग कर रहे हो, उस कंपनी में आपका डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर अगर क्या है, शेयर होल्डर है और 2% से ज्यादा कैपिटल होल्ड करते हैं तो वो भी बताना पड़ेगा. अब चौथी बात एक और आ गई है जी, क्या आ गई है, इन केस ऑफ एनी आइटम ऑफ बिजनेस रेफर टू एनी डॉक्यूमेंट विच इज टू बी कंसिडर एट द मीटिंग. अगर आप एक ऐसा बिजनेस डिस्कस करने वाले हो जिसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है, मान लो हम एक बिल्डिंग खरीदी है हमने, वो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो क्या बिल्डिंग की सेल डीड होगी या नहीं होगी, परचेज डीड होगी या नहीं होगी, तो वो डीड कहां पे रखी हुई है ये भी आपको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा, ताकि कोई शेयर होल्डर चाहे तो उस डीड को पढ़ सके. कोई भी डॉक्यूमेंट की अगर रेफरेंस आ रही है ना तो आपको बताना है डॉक्यूमेंट ने यहाँ रखा हुआ है, आप चाहो तो यहाँ जाके इसको पढ़ सकते हो. Then the time and place where the document can be inspected should be specified in the explanatory statement. आप कहां जाके उसे इंस्पेक्ट कर सकते हो, वो टाइम और डेट और प्लेस सब कुछ आपको बताना पड़ेगा. क्लियर है जी. अगर किसी भी मैटर में कोई भी डॉक्यूमेंट की रेफरेंस आ रही है, देखो जब भी आप कुछ डिस्कस करोगे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व होगा, ठीक है, जब भी कोई डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व है तो वो डॉक्यूमेंट शेयर होल्डर कहां जाके देख सकते हैं, वो टाइम और प्लेस बताना पड़ेगा. कहां बताना पड़ेगा, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर. क्लियर है. अफेक्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर, इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट. अगर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में आपने डिस्क्लोजर नहीं दिया या दिया लेकिन इनसफिशिएंट दिया, मान लो डायरेक्टर इंटरेस्टेड था आपने नहीं बताया, ऐसा कोई क्यों करेगा, एक डायरेक्टर इंटरेस्टेड है एक मैटर के अंदर और वो नहीं बता रहा है, उसका कोई फायदा हो जाए, उसका कोई फायदा होगा तभी नहीं बता रहा ना, और नुकसान किसका होगा, कंपनी का. कंपनी का नुकसान मतलब मेंबर्स का नुकसान. अगर डायरेक्टर कोई बात नहीं बता रहा है और उससे कोई फायदा हो रहा है तो कंपनी का नुकसान हो रहा है ना, डायरेक्टर को वो फायदा वापस देना पड़ेगा. इफ एज अ रिजल्ट ऑफ नॉन डिस्क्लोजर और इनसफिशिएंट डिस्क्लोजर इन एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनी बेनिफिट, अगर कोई भी बेनिफिट हुआ है, किसको, प्रमोटर को, डायरेक्टर को, मैनेजर को या केएमपी को या उनके रिलेटिव्स को, सच पर्सन शैल होल्ड सच बेनिफिट इन ट्रस्ट फॉर द कंपनी. वो बंदा उस बेनिफिट को होल्ड करके रखेगा एज अ ट्रस्टी. कैसे होल्ड करके रखेगा,
एज अ ट्रस्टी। हमने फाउंडेशन में बहुत बार पढ़ा है ट्रस्ट क्या होता है। क्या होता है जी, जिसको भी हम प्रॉपर्टी देते हैं या कोई पैसा देते हैं कि तू एज अ ट्रस्टी होल्ड कर ले, तो वो क्या उसको खुद के लिए यूज करता है, बस वो होल्ड करके रखता है और बेनिफिशियल को दे देता है, जो बेनिफिशियल ओनर होने वाला है, बेनिफिशियरी होने वाला है। तो इनको भी एज अ ट्रस्ट होल्ड करके रखना है। एंड शेल विदाउट प्रीजुडाइज टू एनी अदर एक्शन बीइंग टेकन अगेंस्ट हिम। ये क्या मतलब हुआ, शेल विदाउट प्रीजुडाइज टू एनी अदर एक्शन। मतलब बाकी पेनल्टी फाइन वगैरह नहीं। देखो एक तो आप नॉन डिस्क्लोजर कर रहे हो, सेक्शन की नॉन कंप्लाइंस कर रहे हो ना आप, तो आपके ऊपर पेनल्टी तो लगेगी ही लगेगी। विदाउट प्रीजुडाइज टू एनी अदर एक्शन मतलब और कोई एक्शन आपके अगेंस्ट में हो सकता है, लेकिन जितना बेनिफिट आपने कमाया है उस बेनिफिट को क्या करोगे आप, होल्ड करके रखोगे एज अ ट्रस्ट, और वो किसको दे दोगे, कंपनी को दे दोगे। मतलब बेनिफिट तो देना ही देना है, लेकिन आपने जो डिस्क्लोजर नहीं दिया उसकी वजह से क्या हुई है, नॉन कंप्लाइंस हुई है, और नॉन कंप्लाइंस हुई है तो क्या लगती है, पेनल्टीज लगती है। तो वो पेनल्टी भी आपके ऊपर लगेगी। जो ये एनी अदर एक्शन है वो क्या है, पेनल्टी है। और विदाउट प्रीजुडाइज का मतलब क्या होता है, ये काम भी होगा, इसको कोई इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब पेनल्टी भी लगेगी और बेनिफिट भी वापस देना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर एक डायरेक्टर ने, एक प्रमोटर ने, केएमपी ने क्या करा है, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के अंदर डिस्क्लोजर नहीं दिया है जो उसे देना चाहिए था, उसकी वजह से उसे कुछ फायदा हो गया होगा, वो फायदा वो क्या करेगा, अपने पास होल्ड करके रखेगा और कंपनी को वापस दे देगा। साथ में उसके ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टीज भी लगेगी। ठीक है जी। पेनल्टी फॉर कंट्रावेंशन, ये आगे नीचे पेनल्टी, क्या पेनल्टी लगने वाली है। विदाउट प्रीजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4 इफ एनी डिफॉल्ट इज मेड इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। देखो पहले इन्होंने क्या लिखा, विदाउट प्रीजुडाइज टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कौन सा था, जो बोल रहा था कि होल्ड करके रखना, वो जो बेनिफिट हुआ है वो बेनिफिट वापस देना पड़ेगा, वो क्या बोल रहा था, सबसेक्शन 4 बोल रहा था। तो इन्होंने लिख दिया विदाउट प्रीजुडाइज, मतलब बेनिफिट तो देना ही पड़ेगा और उसके साथ में पेनल्टी भी लग जाएगी। और ऊपर क्या लिखा हुआ था, बेनिफिट देना ही देना है, साथ में पेनल्टी भी लग जाएगी। दोनों में सेम बातें रिपीट कर दी है। और अगर यहां वर्ड ऐसा लिख देते नॉट विथस्टैंडिंग, तो क्या होता, तो सिर्फ पेनल्टी लगती। लेकिन इसीलिए इन्होंने क्या लिखा है, विदाउट प्रीजुडाइज। विदाउट प्रीजुडाइज का मतलब ऊपर वाले प्रोविजन को कोई इफेक्ट नहीं आएगा। If any default is made in complying with the provision of this section, every promoter, director, manager or KMP of the company who is in default shall be liable to a penalty of 50,000 rupees for or 5 times the amount of benefit accruing to the promoter, director or KMP or any of his relative whichever is higher। कितना फाइन लग रहा है जी, सॉरी पेनल्टी लग रही है कितनी, 50,000 या फिर जितना बेनिफिट हुआ है उसका 5 गुना, और दोनों में से क्या लेंगे, हायर लेंगे। मतलब मिनिमम पेनल्टी कितनी हो गई, 50,000। 50,000 तो जाएगी ही जाएगी। ठीक है जी। अगर आपने 10 रुपए कमाए हैं, फाइन पेनल्टी कितने की लगेगी, 50,000 की। ठीक है जी। तो इसलिए कहते हैं डिस्क्लोजर दे देना, ये मत सोचना कि मेरे को कुछ फायदा ही नहीं हो रहा। 50 लाख कमा लिए तो बस हो गया आपका काम। ठीक है जी। ये हो गई पेनल्टी। जो बेनिफिट है बेनिफिट भी वापस देना है और आपके ऊपर पेनल्टी भी लगेगी। अब एक बात सोचो, ऊपर बोला था बेनिफिट किस किस को वापस देना है। अब मैं बहुत ज्यादा डीप जा रहा हूँ, जाना चाहिए नहीं जाना, चलो चले जाते हैं, चले जाते हैं। शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर, प्रमोटर, डायरेक्टर, मैनेजर, केएमपी और इज रिलेटिव, उन सबको क्या करना है, बेनिफिट होल्ड करके रखना है और बेनिफिट वापस दे देना है। नहीं नहीं, बेनिफिट तो देना ही देना है। अभी हम बेनिफिट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, बेनिफिट की बात कर रहे हैं, बेनिफिट वापस देना है। अब दूसरी बात, पेनल्टी भी लगेगी। हाँ तो 6 गुना हो जाएगा वो, बेनिफिट तो देना ही पड़ेगा, साथ में पेनल्टी 5 गुना भी लग जाएगी। अब जब पेनल्टी लग रही है, क्या हुआ क्या हुआ, क्या बोल रही है? देखो पहले मैंने 100 रुपए कमाए, मान लो मैं डायरेक्टर हूँ, मैनेजर हूँ, प्रमोटर हूँ, केएमपी हूँ या उनके रिलेटिव हूँ, कोई भी एक हूँ, मैंने कितने रुपए कमाए, 100 रुपए कमाए। किस वजह से, मैंने डिस्क्लोजर नहीं दिया जी। अब ये 100 रुपए मुझे क्या करने हैं, होल्ड करके रखने हैं, और ये किसको वापस दे देने हैं, कंपनी को वापस दे देने हैं। अब मेरे ऊपर क्या लगेगी, पेनल्टी। पेनल्टी कितनी लगती है, 50,000 5 टाइम्स, मतलब 100 का 5 गुना 500, 500 या 50,000, तो 50,000 और दे दूंगा। अब सोच लो मैंने 1 लाख रुपए कमाया, कितने रुपए कमाए थे, 1 लाख, तो 1 लाख तो कंपनी को देने ही पड़ेंगे, साथ में 6 लाख in total देना है। 6 लाख। तो Ultimately ये मैं कह नहीं रहा था, ये सुमित ने इंट्रोड्यूस कर दिया था बीच में, मैं कुछ और कह रहा था। 6 टाइम्स नहीं होगा, टोटल कह रहे हैं, लमसम वैसे टोटल वैसे 6 गुना चला गया है। मैं ये कह रहा था कि ऊपर जो बेनिफिट है वो कौन कौन वापस दे रहा है, डायरेक्टर, केएमपी, प्रमोटर, रिलेटिव। पेनल्टी किसके ऊपर लग रही है,
रिलेटिव पे नहीं लगी। रिलेटिव पे नहीं लग रही है। देखो रिलेटिव का कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, तो पेनल्टी किसके ऊपर लग जाएगी? इनके ऊपर लगेगी। और मैं डायरेक्टर हूं और मेरा रिलेटिव बेनिफिट कमा गया, पेनल्टी किसके ऊपर लग रही है? मेरे ऊपर ही लग रही है। जिसका रिलेटिव है वो ही फंस जाएगा। लेकिन वो जो बेनिफिट है वो किसको होल्ड करके रखना है? रिलेटिव को। और रिलेटिव कंपनी को बेनिफिट वापस देगा, पेनल्टी किसके ऊपर लगेगी? मेरे ऊपर लगेगी। इसीलिए कहते हैं हाँ, तभी तो देखो रिलेटिव ने अगर बेनिफिट कमा लिया तो रिलेटिव को बेनिफिट होल्ड करना रख के रखना है एज अ ट्रस्ट और वापस दे देना है। एज अ डायरेक्टर मेरा रिलेटिव है, पेनल्टी किसके ऊपर लग जाएगी? मेरे ऊपर लग जाएगी, क्योंकि रिलेटिव पे पेनल्टी लगाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कोरम फॉर मीटिंग सेक्शन 103। रिलेटिव से नाता तोड़ लो, बिल्कुल जी। कोरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर। कोरम का मतलब ही क्या होता है? जितने मेंबर्स आपको चाहिए किसके लिए? मीटिंग करने के लिए। कोरम मींस द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर हु मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट। वर्ड लिखा हुआ है जी पर्सनली प्रेजेंट। पर्सनली का मतलब किसको नहीं भेज सकते? प्रॉक्सी नहीं भेज सकते। क्या नहीं भेज सकते? प्रॉक्सी। प्रॉक्सी वर्ड सबको पता ही है। किसी और की जगह कोई और अटेंडेंस लगा देता है, वो क्या होता है? प्रॉक्सी। लेकिन यहाँ पे वो लीगल है, प्रॉक्सी भेजना अलाउड है, लेकिन वो प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होगा, क्योंकि वर्ड क्या लिखा हुआ है? पर्सनली प्रेजेंट। तो खुद प्रेजेंट होने चाहिए इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ वैलिड मीटिंग, ताकि एक वैलिड मीटिंग हो जाए। मतलब अगर कोरम प्रेजेंट नहीं है तो क्या मीटिंग वैलिड होगी? मीटिंग वैलिड नहीं होगी। Section 103 of the Companies Act state that unless the AOA provide for a larger number, मतलब नहीं जी, unless the AOA provides for a larger number, हाँ एओए में आप ज्यादा स्ट्रिक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? स्ट्रिक्ट कर सकते हो। मतलब जितने नीचे मिनिमम बताए हुए ना, आप अपने एओए में लिख सकते हो कि हम उससे भी ज्यादा चाहते हैं कोरम के अंदर, तो क्या फॉलो करना पड़ेगा? एओए। क्या एओए में कोरम को कम किया जा सकता है? नहीं जी, कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। लार्जर लिखा हुआ है, कभी भी आर्टिकल एक्ट से बड़ा नहीं होगा। ठीक है जी, पढ़ते हैं जी। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी दोनों का अलग अलग बताया हुआ है। सबसे पहले प्राइवेट कंपनी का देख लेते हैं, छोटा सा लिखा हुआ है, 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट शेल बी द कोरम। प्राइवेट कंपनी में कितने लोग चाहिए आपको? मिनिमम 2 लोग, वो भी कैसे? पर्सनली प्रेजेंट। उसको क्या बोल देंगे? कोरम। क्या आर्टिकल्स में मैं लिख सकता हूं प्राइवेट कंपनी में कि मेरे को कोरम 3 मेंबर की चाहिए? एओए में आप लार्जर नंबर लिख सकते हो, और मैंने क्या लिख दिया? 2 की जगह 3। क्या मैं एओए में ये लिख सकता हूं कि कोरम 1 मेंबर की होगी? नहीं लिख सकते हो। लार्जर लिख सकते हो, कम नहीं कर सकते हो। क्लियर है जी? अब आते हैं जी पब्लिक कंपनी पे। इफ नंबर ऑफ मेंबर इज नॉट मोर देन 1000, अगर एक पब्लिक कंपनी है जिसमें मेंबर कितने हैं? 1000 से कम या 1000, शेल बी 5 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। कोरम कितनी होगी? 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। अगली बात आती है, इफ द नंबर ऑफ मेंबर इज मोर देन 1000, पब्लिक कंपनी 1000 से ज्यादा भी हो सकते हैं और 5000 तक हो, या 5000 से कम या 5000, कोरम कितनी हो जाएगी? 15 मेंबर। 5000 से भी ज्यादा तो कितनी? 30। आपको याद कैसे करना है? 5 15 30, ये आपका एक ऐसे राइमिंग सा बनाना है आपको, 5 15 30, और ऐसे इसको याद करना है। 5 कहां तक? 1000, 1000 से 5000 तक 15, और 5000 से भी ऊपर 30। ठीक है जी, 5 15 30। प्राइवेट कंपनी में 2, पब्लिक कंपनी के अंदर 5 15 30। क्लियर है? ये कोरम किसकी बात हो रही है? मीटिंग ऑफ मेंबर्स। मीटिंग ऑफ मेंबर्स, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या लिखा हुआ है? मेंबर्स प्रेजेंट, मेंबर प्रेजेंट। और वर्ड क्या यूज हो रहा है? पर्सनली प्रेजेंट। देखो अंडरलाइन वगैरह कर लिया करो पर्सनली प्रेजेंट को। अच्छा कर रखा है, तो पर्सनली प्रेजेंट पे फोकस रखना है। बहुत बढ़िया, दिखा नहीं मुझे पर बहुत बढ़िया। ठीक है जी, इट इज वहां दिखा देना। तो कोरम हमें समझ आ गया, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट। It is to be noted that terms members personally present as mentioned above refer to the member entitled to vote in respect of the item of the business of the agenda of the meeting. अब वो पर्सनली प्रेजेंट में एक बात और बोल दी उन्होंने, 3 लोग आ गए मीटिंग करने के लिए, प्राइवेट कंपनी है जी। कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी है। मैंने नोटिस भेजा मेंबर्स को, जिसमें से कितने लोग आ गए? 3 लोग आ गए, यहाँ आके बैठ गए तीनों। अब मैं एजेंडा डिस्कस करने जा रहा हूँ। पहला मैटर, मुझे पता लगा 2 बंदे इसमें इंटरेस्टेड है। 2 बंदे इसमें क्या है? इंटरेस्टेड है।
क्या कोरम प्रेजेंट है या नहीं है? कोरम प्रेजेंट नहीं है इस मैटर के लिए, इस मैटर के लिए कोरम प्रेजेंट नहीं है, ये मैटर डिस्कस नहीं हो सकता। दूसरे मैटर पे गए, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्या कोरम प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है, 3 लोग हो गए। तो वही बंदे देखोगे आप जो कौन है, इंटरेस्टेड नहीं है, जो वोट करने के लिए इंटाइटल्ड है, जो क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, उन्हीं को कोरम में आप काउंट करोगे। सही भी है, जो बंदा वोट ही नहीं कर पा रहा उसे कोरम में क्यों काउंट करना। क्लियर है? फिर से बताऊं एक बारी, बता देता हूं एक बार फिर से। प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए कोरम के लिए। क्या होना चाहिए? पर्सनली प्रेजेंट। मैंने नोटिस भेजा मेंबर को, कितने मेंबर थे कंपनी के अंदर? 250। कितने मेंबर थे? 250। नहीं, टोटल मेंबर कितने थे? 250। भाई ध्यान नहीं है सुमित, क्या फोन चलाना इतना जरूरी हो गया? संस्कृति नोट्स में क्या मिल गया है? 250 बोला आपने, हाँ, कंपनी कैसी है, कंपनी के प्राइवेट मैंने पहले बोला प्राइवेट कंपनी। और 250 हाँ, तो यही मैं आपसे सुनना चाह रहा हूँ, प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं, तो 250 तो हो नहीं सकते। तो हम कहते हैं प्राइवेट कंपनी में 150 मेंबर। कितने मेंबर? 150। मैंने सबको नोटिस भेजा, मीटिंग करने आए 3 मेंबर। कितने मीटिंग करने आए? 3 मेंबर आ गए। क्या कोरम आ गई? 3 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट। लेकिन एक चीज और देखनी है, क्या ये जो मेंबर आए हैं ये वोट करने के लिए इंटाइटल्ड है या नहीं है? और कौन इंटाइटल नहीं होता? जो इंटरेस्टेड होता है। अब मान लो इसमें से 2 बंदे, पहला मैटर में डिस्कस करने जा रहा हूं, ये दोनों इंटरेस्टेड हैं, क्या इस मैटर के लिए कोरम प्रेजेंट है? नहीं है, क्योंकि एक ही मेंबर बचा। तो मेंबर भी वही होंगे, कौन से वाले? जो इंटाइटल टू वोट है, उन्हीं को आप कोरम में काउंट करोगे। क्लियर है? देखो इसमें ना भी कोरम यहां खत्म नहीं हो जाएगी, वैसे लिमिट्स वगैरह खत्म हो गई है, लेकिन जो ये पर्सनली प्रेजेंट वर्ड है ना, ये भी आपको आगे भी थोड़ा थोड़ा तंग करेगा। एक मैटर और आएगा, एक डिस्कस और करेंगे हम एक चीज, वहां पे और थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी कि पर्सनली प्रेजेंट में कौन आ जाता है, कौन नहीं आता है। तो अभी इसको छोड़ना नहीं है, इसको रिटेन करके रखना है और आगे कनेक्टिविटी बनती रहेगी। एडजर्नमेंट ऑफ मीटिंग फॉर वांट ऑफ कोरम। अगर कोरम नहीं आई तो मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न हो जाएगी। एडजर्न का मतलब आगे होगी जी, बाद में पोस्टपोन हो जाएगी। इफ द कोरम इज नॉट प्रेजेंट विद इन एन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ मीटिंग। तो कोरम के लिए कितना टाइम दिया हुआ है? अगर मैंने बोला 11 बजे मीटिंग होगी, 11:30 तक कोरम प्रेजेंट नहीं है, मीटिंग क्या हो जाएगी? एडजर्न। 11 बजे मीटिंग है, 11:15 तक कोरम प्रेजेंट नहीं है, क्या करूंगा? वेट करूंगा 15 मिनट और। जैसे हमारी क्लास में होता है, जैसे 9:30 की क्लास है तो हम कितने बजे तक वेट कर लेते हैं? देखो मैंने लॉ पढ़ा है, मैंने नहीं किया आज वेट 4 तक। संस्कृत कितने बजे स्टार्ट करी हमने? 10 बजे। और हमारे लिए कोरम क्या है? सारे बच्चे आ जाएं, ऑल स्टूडेंट्स प्रेजेंट, तो हम उतना वेट कर लेते हैं जिन जिनको आना है। मतलब जिसका नहीं आना वो तो बात ही खत्म हो गई, जो आने हैं वो आ जाए। मैसेज कोई डालता नहीं है कि हम नहीं आ रहे हैं। डालते हो तुम? अभी तक तो छुट्टी भी नहीं करी तुमने, कहाँ डालते हो? अच्छा चलो जी। द मीटिंग शैल एडजर्न टू द सेम डे इन द नेक्स्ट वीक एट द सेम टाइम एंड प्लेस और टू सच अदर डेट एंड सच अदर टाइम एंड प्लेस एज द बोर्ड में डिटरमाइन। तो जब भी मीटिंग एडजर्न होगी तो ऑटोमेटिकली कब शिफ्ट हो जाएगी? नेक्स्ट वीक के सेम डे सेम टाइम। वो एक गाना है ना, क्या गाना था वो? ऐसे कुछ गाना था, तुम्हें तो पता ही होगा। हाँ, सेम टाइम सेम जगह, तो वही है जी। सेम डे सेम टाइम नहीं, शेल स्टैंड टू द सेम डे सेम टाइम और सेम प्लेस। सारी चीजें सेम हो गई है जी। डे भी सेम रहेगा, टाइम भी सेम रहेगा, प्लेस भी सेम रहेगा, लेकिन क्या सेम नहीं रहेगा? डेट सेम नहीं रहेगी, क्योंकि डेट तो आगे बढ़ जाएगी। तो अगर आज मीटिंग थी मेरी और कोरम प्रेजेंट नहीं है तो मीटिंग कहाँ के लिए एडजर्न हो जाएगी? नेक्स्ट सैटरडे। सेम डे हो गया, टाइम भी क्या रहेगा? अगर मैंने 11 बजे बोला था वहां पे भी 11 बजे। अगर मैंने बोला था रजिस्टर्ड ऑफिस पे है तो अगली भी कहाँ होगी? रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही होगी। हाँ बिल्कुल, नोटिस चेंज हो जाएगा। नोट अभी वो आगे पढ़ेंगे, थोड़ा तसल्ली धीरे धीरे। हाँ जी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। देखो नोटिस फिर से जाएगा, 3 दिन का नोटिस जाएगा, अभी आगे पढ़ेंगे। और 1 हफ्ते का टाइम है, अब बोलो 21 दिन का नोटिस देना है तो कैसे होगा? और टू सच अदर डेट एंड सच अदर टाइम एंड प्लेस एज द बोर्ड में डिटरमाइन। तो मतलब बोर्ड के पास पावर है, वो इस सेम टाइम सेम जगह को चेंज भी कर सकता है। ठीक है जी। और द मीटिंग इफ कॉल बाय रिक्वेशनिस्ट। ये वर्ड एकदम नया हो गया है, ना कभी सुना है। अभी इसके ऊपर लिख लो मेंबर्स। इसके ऊपर क्या लिख लो? मेंबर्स। इफ द मीटिंग इज कॉल्ड बाय मेंबर्स अंडर सेक्शन 100, अभी हमने नहीं पढ़ा है, शैल स्टैंड कैंसिल। वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। अब पर आपको इतना समझ आ जाना चाहिए कि यहां कैंसिल हो रही है, ऊपर वाले में एडजर्न हो रही है।
क्यों? अब वो तो आप बताओ। आप बताओ जी, मैंने आपको हिंट दे दी जी, रिक्वेशनिस्ट की जगह मैंने क्या लिखवा दिया, मेंबर लिखवा दिया, काफी है। इतने में बता सकते हो आप कि फर्स्ट वाले में एडजर्न हो रही है, दूसरे में कैंसिल हो रही है। हाँ, अब एक, हाँ, पर कैंसिल क्यों हो रही है ये तो समझ आ गया, मेंबर ने बुलाई है। नहीं, मेंबर्स की मीटिंग, मेंबर ही नहीं आए तो बुला भी कौन रहे हैं? मेंबर। मेंबर ही। देखो दूसरे पॉइंट में क्या हो रहा है, मीटिंग किसकी है? मेंबर्स की। बुला भी कौन रहे हैं? मेंबर्स ही। उसके बाद खुद ही नहीं आ रहे हैं, तो भाई कोई एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं है। मतलब क्लास एक तो मैं रखवाता हूँ, तो आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है, कोरम प्रेजेंट। अगर नहीं हुई तो मैं बैकअप भी दे दूं। आप बोलो कि सर संडे को क्लास रखनी है, मैं कहा ठीक है जी रख लेंगे, आप सब बोल रहे हो तो। आपने बोला क्लास रखने के लिए और आप ही नहीं आए, फिर आप मेरे से उम्मीद कर रहे हो कि मैं मंडे को बैकअप भी दूं, तो ऐसी उम्मीद मेरे से मत रखना जी। आपकी वो क्लास क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। तो अगर मेंबर खुद मीटिंग बुला रहे हैं तो एडजस्टमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाते हैं तो एडजस्टमेंट का ऑप्शन है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, मीटिंग कौन बुलाता है? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स भी ना बोल के हम क्या बोले, बोर्ड बुलाता है। कैसे बुलाता है? बोर्ड मीटिंग करके। क्या अकेला डायरेक्टर बुला सकता है? नहीं बुला सकता है। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है उसमें मीटिंग कौन बुला रहा है? मेंबर्स। इसका एक अलग ही प्रोसीजर है जो हम सेक्शन 100 के अंदर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एडजर्न मीटिंग और ऑफ अ चेंज ऑफ डे, time or place of a meeting under clause A, the company shall give notice not less than 3 days to the member either individually or by publishing an advertisement in the newspaper। और न्यूज़पेपर हमेशा दो होते हैं, कौन कौन से? वर्नाकुलर और इंग्लिश। जब भी कंपनीज एक्ट में न्यूज़पेपर की एडवर्टीजमेंट की बात आएगी, दो ही न्यूज़पेपर होंगे, एक तो इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक वर्नाकुलर लैंग्वेज। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब लोकल लैंग्वेज, जो स्टेट के अंदर चल रही हो वो लैंग्वेज में, which is in the circulation at the place where the RO of the company is situated। उस न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट देना है। कितने दिन का नोटिस देना है? 3 दिन का। नॉट लेस देन 3 दिन। मतलब आप चाहो तो आज एडजन हुई है, आज ही नोटिस भेज दो, लेकिन मिनिमम 3 दिन का देना ही देना है। कैसे दे सकते हो? सबको इंडिविजुअली, हाँ जैसे पहले वाला नोटिस दिया था, सबको इंडिविजुअली मेल पे भेज दो, सबको हैंड डिलीवरी कर दो, या फिर क्या कर दो, एडवर्टीजमेंट कर दो। देखो जब इतना कम टाइम है तो पॉसिबल नहीं है कि सबको इंडिविजुअली दें, तो क्या कर दो, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट। दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है? और इनमें से आप कुछ भी कर सकते हो। नहीं, सबको जाएंगे, सबको जाएंगे, सबको जाएंगे। देखो वो नहीं आया, एडजर्न हो गई, अब दोबारा मीटिंग हो रही है, फिर सबको नोटिस भेजो। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एडजर्न मीटिंग और ऑफ अ चेंज ऑफ डे, या तो मीटिंग एडजर्न हो गई है या चेंज ऑफ डे हो गया, चेंज ऑफ टाइम हो गया, दोनों के अंदर नोटिस आएगा 3 दिन का, नॉट लेस देन 3 दिन। कोरम नॉट प्रेजेंट एट द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो, मतलब डीट मेंबर है, मीटिंग में भी नहीं आए, एडजर्न मीटिंग में भी नहीं आए। वेयर कोरम इज नॉट प्रेजेंट इन द एडजर्न मीटिंग ऑल्सो विद इन हाफ एन आवर, फिर से कितने घंटे का टाइम है? आधे घंटे का। देन द मेंबर प्रेजेंट शेल फॉर्म द कोरम। क्या मतलब हुआ? जितने मेंबर आए उसमें मीटिंग करेंगे। जितने मेंबर आ गए उन्हीं में मीटिंग कर लेंगे, वही कोरम है जी। वही क्या है? प्राइवेट कंपनी पे एक मेंबर आया नहीं होगी जी। ये जो है इसके ऊपर एसएस वगैरह लग जाते हैं, वो क्या बोलते हैं, 2 बंदे तो चाहिए ही चाहिए, एक बंदा मीटिंग नहीं कर सकता है। अकेला क्या मीटिंग करेगा वो मीटिंग कैंसिल हो जाएगी, फिर वो कोरम नहीं है, वो कैंसिल हो जाएगी। पहले क्या कह रहा है, जैसे पब्लिक कंपनी है, मिनिमम कितने चाहिए? 5, 15, 30। अगर 1000 से कम है तो 5 चाहिए। हमारे शेयर होल्डर 1000 से कम थे जी, हमने नोटिस भेजा सबको, आए कितने? 4 ही आए। कितने आए? 4। कोरम प्रेजेंट नहीं है, मैंने आधे घंटे वेट किया, आधे घंटे बाद क्या करूंगा, मीटिंग एडजर्न। जैसे ही एडजर्न करी, मेरे को क्या करना है, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट दूं या इंडिविजुअली सबको नोटिस भेजूं? कितने दिन पहले? 3 दिन पहले, ठीक है जी। और मीटिंग एडजर्न होकर कहाँ चली जाएगी? एक हफ्ते, नेक्स्ट हफ्ते, सेम डे, सेम टाइम, सेम प्लेस, ठीक है जी। आप कौन इसको चेंज कर सकता है? बोर्ड इसको चेंज कर सकते हैं, इस जगह को, इस प्लेस को, इस टाइम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एक आपको नोटिस देना पड़ेगा 3 दिन का। नोटिस इंडिविजुअली भी दे सकते हो, न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट भी कर सकते हो। अब मैंने फिर से बुलाई मीटिंग, एडजर्न मीटिंग, उसमें फिर से 4 ही आए। कितने आए? 4 ही आए। अब क्या करूंगा, अब मीटिंग हो जाएगी, 4 आ गए, चारों क्या है, कोरम है जी। हाँ, अब अगर एक ही आया एडजर्न मीटिंग के अंदर, फिर तो वो कोरम नहीं है जी, एक बंदा कभी भी मीटिंग नहीं कर सकता। 2 आए तो है, 2 आगे तो हो जाएगा, मतलब कितने भी आ जाए, एक से ज्यादा आना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, वो कोरम बन जाएगी। नोट द फॉलोइंग पॉइंट हैव बीन प्रिस्क्राइब बाय सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड 2।
अब आपको ये क्या पढ़ा रहे हैं, एसएस। ये एसएस किसने इशू करे हैं, ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, थोड़ा प्रमोशन कर देते हैं, तो ICSI ने ये इशू करें। ICSI भी कुछ बढ़िया काम करता है जिसके अंदर ये एसएस है। क्या कह रहे हो, 8 1 person कैन बी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन 1 बॉडी कॉर्पोरेट। अब देखो वर्ड आ गया एक ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। हमें पता है प्रॉक्सी क्या होता है, क्या होता है जी, एक मेंबर की जगह कोई और मीटिंग में प्रेजेंट होने के लिए आ गया। उस कोई और को किसने बोला है प्रेजेंट होने के लिए, मेंबर ने बोला। एसएस क्यों बोलेगा बेचारा, मतलब मेंबर ने बोला है कि आप मेरी जगह जाके प्रेजेंट हो जाओ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या प्रॉक्सी लिखा हुआ है, यहाँ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव लिखा है, मतलब प्रॉक्सी अलग है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अलग है। अब ये ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है क्या, ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव किसका होगा, क्या मेंबर बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है कोई, बिल्कुल हो सकता है। क्या कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, बिल्कुल खरीद सकती है। क्या एलएलपी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद सकती है, बिल्कुल, वो क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट है सब। क्या एक बाहर की कंपनी शेयर खरीद सकती है, क्या एक बाहर की एलएलपी, क्योंकि बॉडी कॉर्पोरेट वाले सब खरीद सकते हैं जी। तो जब भी एक बॉडी कॉर्पोरेट शेयर होल्डर होगा, क्या बॉडी कॉर्पोरेट खुद चल के आएगी, उसका कौन आएगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आएगा। देखो कंपनी के क्या है, डायरेक्टर्स हैं। मैंने आज तक कभी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव पे बात नहीं करी। इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे तो सब्सक्राइबर कौन होता है, जो ऑथराइज, जिस कंपनी जिसको ऑथराइज करेगी वो सब्सक्राइब करेगा, ये कह रहे हो ना आप, साइन कौन करेगा, हाँ ठीक है जी। तो उस कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर जाएगा ना कोई भी डिसीजन लेने। हाँ मतलब वो डायरेक्टर होगा कौन, अब वो डायरेक्टर की कैपेसिटी, वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहा है। क्या बन के जा रहा है, हो सकता है डायरेक्टर कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज कर दे, हो सकता है किसी और को ऑथराइज कर दे। जिसको ऑथराइज करेगी कंपनी वही क्या बन जाएगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या है, जिसको ऑथराइज किया गया है। और कंपनी के सारे काम कौन करता है, तो हम ऑथराइज किसको करेंगे, डायरेक्टर को। एक कंपनी है एबीसी, एक कंपनी है XYZ। एबीसी की मीटिंग हो रही है, किसकी मीटिंग हो रही है, एबीसी की मीटिंग हो रही है। XYZ है ना, इस कंपनी में शेयर होल्ड करती है। XYZ एक कंपनी है जो एबीसी के अंदर शेयर होल्ड करती है, कोई दिक्कत। अब मीटिंग में नोटिस आया, किसको आया, XYZ को आया। तो भाई XYZ को भी मीटिंग में जाना है, खुद तो चल के जाएगी नहीं, किसको ऑथराइज कर देगी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को। अब ये इसी मीटिंग का नोटिस आपको भी आया है, आप तो खुद जा सकते हो, या तो आप खुद चले जाओगे, या आप अपॉइंट क्या करोगे, प्रॉक्सी। आप क्या अपॉइंट करोगे, प्रॉक्सी। जब इंडिविजुअल होता है वो क्या अपॉइंट करता है, प्रॉक्सी। कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट क्या अपॉइंट करता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। समझ आ गई जी बात। 1 person कैन बी एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोर देन 1 बॉडी कॉर्पोरेट। क्या मतलब हुआ, एक बंदा एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। कैसे पॉसिबल नहीं है, वो भी आपने बोला इनडायरेक्टली पॉसिबल नहीं है। हाँ जी जी, आपने बोला कि ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हाँ कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट का बन सकता है, एक से ज्यादा का बन सकता है। हाँ, इनडायरेक्टली अगर हम देखें कोई भी मैम जैसे डायरेक्टर है वो एक से ज्यादा कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। किसने कहा आपको ये आपको किसने कहा, एक बंदा, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि एक ही कंपनी में डायरेक्टर बनेगा, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि डायरेक्टर ही ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो, ये भी तो जरूरी नहीं है। बाकी एक डायरेक्टर एक कंपनी में डायरेक्टर बने, ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, ये अभी हम बोर्ड में पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे कि मैक्सिमम लिमिट कितनी है, आप कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकते हो। तो भाई एक बंदा एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट का ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। इन सच अ केस ही इज ट्रीटेड एज मोर देन 1 मेंबर प्रेजेंट इन पर्पस फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। मैं कह रहा था ना कोरम में कुछ और भी आ जाएगा, वो कुछ और आ गया जी। क्या प्रॉक्सी कोरम में काउंट होगी, प्रॉक्सी कोरम में काउंट नहीं होगी, वहां पे क्या लिखा हुआ था, पर्सनली प्रेजेंट। अब आप एक बार खुद सोचो, क्या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कोरम में काउंट होना चाहिए, हाँ देखो बॉडी कॉर्पोरेट का पर्सनली प्रेजेंट होना पॉसिबल ही नहीं है, कौन आएगा उसकी जगह, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को हम पर्सनली प्रेजेंट मानेंगे, तो उसको कोरम में भी काउंट करेंगे। क्लियर है।
तो वहां लिख लो आप कोरम के ऊपर प्रॉक्सी नॉट इंक्लूडेड, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इंक्लूडेड। अब कुछ और भी ट्विस्ट है इसके अंदर, इसमें लिखा हुआ है कि अगर अभी पढ़ने तो दो, एक बार रुक तो जाओ। पढ़ तो लिया है, ये एक लाइन पढ़ ली, हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। नहीं इसी लाइन में है ना। हाँ इसी लाइन में है। हाउ एवर टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग, कौन सी किताब में, इन सच अ केस, इन सच अ केस he is treated more than one member present in purpose for the purpose of quorum। क्या कहना चाह रही है? हाँ हाँ बोलो, अब बोलो। ये कह रहा है कि अगर कोई एक बंदा है और वो दो बॉडी कॉर्पोरेट का लीगल ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव है तो उसको दो मेंबर की तरह काउंट करेंगे बोर्ड। बिल्कुल जी। एक बंदा है, एक बात सोचो, मैंने आपको बोला एक बंदा एक से ज्यादा बॉडी कॉर्पोरेट में क्या बन सकता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। मेरे को एक कंपनी ने, एबीसी ने क्या बनाया, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। इधर से मुझे दूसरी कंपनी ने बनाया, इधर से मुझे तीसरी कंपनी ने बनाया, मुझे 3 कंपनियों ने क्या बना दिया, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब मुझ में कितनी शक्तियां आ गई है, 3 कंपनी हो गई। एक क्वेश्चन है, अभी बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं मीटिंग में गया, तो अब मैं कोई नॉर्मल ह्यूमन बींग नहीं हूं, मेरे में कितनी शक्तियां हैं, 3। कोरम में मुझे कितने लोगों के बराबर काउंट किया जाएगा, 3 के बराबर। कितने के बराबर काउंट किया जाएगा, 3 के बराबर। अब सोचो ऐसे ही मुझे 5 कंपनियों ने ऑथराइज कर दिया। कितनी कंपनियों ने ऑथराइज कर दिया, 5। अब कितनी शक्तियां हैं, 5। अब मीटिंग में गया, 5 के बराबर माना जाऊंगा, एक बंदा 5 के बराबर। वैसे मैं हूं 5 के बराबर, आजकल नहीं रहा हूं, बट वैसे हूं मैं 5 के बराबर। तो अगर मैं मीटिंग में गया तो मुझे कितने के बराबर काउंट करेंगे, 5 के बराबर। पब्लिक कंपनी लेस देन 1000 मेंबर या इक्वल टू 1000 मेंबर। अब मैं अकेला 5 के बराबर, क्या मैं अकेला मीटिंग कर लूंगा यार? देखो कितनी भी शक्ति आ जाए, एक बंदा मीटिंग नहीं कर सकता, ठीक है जी। तो मैं अकेला मीटिंग किससे करूंगा, दीवारों से बातें तो कर नहीं सकता हूं। तो मीटिंग के लिए तो जैसे इन्होंने बोला आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हाउएवर टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल्स शैल बी प्रेजेंट इन पर्सन। तो मेरे साथ मेरे को एक आदमी और चाहिए। यहां पे बात हो रही है कोरम की, किसकी बात हो रही है, कोरम की, ठीक है जी। तो यहाँ पे 2 इंडिविजुअल तो चाहिए ही चाहिए। क्लियर है यहां तक? Thus in case of a public company having not more than 1000 member with a quorum requirement of 5 member, अगर एक पब्लिक कंपनी है जिसमें कितने मेंबर है, नॉट मोर देन 1000, मतलब 1000 तक हो सकते हैं, तो कोरम कितनी होगी, 5 मेंबर। एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 5 बॉडी कॉर्पोरेट कैन नॉट फॉर्म अ कोरम बाय हिमसेल्फ। अगर एक बंदे को 5 कंपनीज ने ऑथराइज कर दिया है, वो अकेला कोरम नहीं बना सकता है, उसको एक बंदा और साथ में चाहिए ही चाहिए। बट कैन डू सो इफ एटलीस्ट 1 मोर मेंबर इज पर्सनली प्रेजेंट। वो एक और भी क्या होना चाहिए, पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। क्या वो एक और प्रॉक्सी चलेगी, पर्सनली प्रेजेंट। क्या लिखा हुआ है, एटलीस्ट 1 मेंबर इन पर्सनली प्रेजेंट। तो वो मेरे साथ में एक जो हो रहा है वो भी पर्सनली प्रेजेंट होना चाहिए। नहीं 2 हो गए, लेकिन वो पर्सनली प्रेजेंट नहीं है ना। कोरम की रिक्वायरमेंट क्या है, पर्सनली प्रेजेंट। हाँ इन पर्सन, और फिर इन्होंने नीचे ये भी तो लिख दिया पर्सनली प्रेजेंट। देखो पर्सनली प्रेजेंट का मतलब ही क्या है, वो खुद प्रेजेंट, प्रॉक्सी नहीं होनी चाहिए, खुद होना चाहिए, ठीक है जी। कोरम शैल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग बट ऑल्सो वाइल ट्रांजेक्टिंग बिजनेस। देखो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, क्लास में आते हैं, क्लास में आए, कोरम प्रेजेंट हो गई, सारे आ गए जी, नहीं पढ़े ना पढ़े वो तो उनकी चॉइस है। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो ज्यादा बोर हो जाते हैं, वो उठ के चले जाते हैं। देखो हमारे यहाँ पे ऐसे स्कोप नहीं है, लेकिन जहाँ बड़ी बड़ी क्लासेस होती है 300 500 बच्चे बैठते हैं, वहाँ कौन जा रहा है, कॉलेजेस में सीए क्लासेस में भी होता है ये, ऐसा नहीं है। तो कौन आ रहा है कौन जा रहा है, किसी को कोई फर्क नहीं है। ये गेट बंद करके, आपकी तो मम्मी का नंबर मेरे पास है ही, तुरंत कॉल कि खुशबू क्लास छोड़ के बीच में से चली गई। नहीं वैसे तो देखो फंडामेंटल राइट है आपका, राइट टू फ्रीडम, आप जहां मर्जी जाओ, जो मर्जी करो, क्या पता कहीं पे भी जाओ, लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है, घर पे फोन करने की, हम वो कर देंगे जी तुरंत, ठीक है जी। क्लास छोड़ के बीच में रिकॉर्डिंग रोक के पहले क्या करेंगे, घर पे फोन। तो अगर कोई बंदा बीच में चला गया और कोरम कम हो गई, अब क्या होगा आगे अब क्या होगा जी, कोरम प्रेजेंट हुई, मीटिंग स्टार्ट हुई जब,
अब बीच में कोरम चली गई, मतलब कुछ मेंबर उठ के चले गए, वो कुछ खाना खाने आए थे, जैसे खाना लगा खाना खाया और निकल लिए अपना, आगे मीटिंग नहीं हो सकती है। कोरम शेल बी प्रेजेंट नॉट ओनली एट द टाइम ऑफ कमेंसमेंट, शुरू के टाइम पे नहीं, जब तक आप सारे बिजनेस कर रहे हो हर टाइम पे कोरम होनी चाहिए। तो वो एडजर्न होगी या फिर कैंसिल? एडजर्न हो जाएगी जी, वो बचे हुए जो मैटर डिस्कस करने हैं वो एडजर्न हो जाएगी। मेंबर्स हु हैव वोटेड बाय रिमोट ई वोटिंग, देखो अभी तक हमने वोटिंग नहीं पढ़ा है कि वोटिंग कैसे कैसे हो सकती है। ये वो दो होते हैं ना, शो ऑफ हैंड्स। देखो बहुत तरीके हैं, सबसे इजी क्या होता है, ऐसे हाथ खड़ा करके। अब इतने से लोगों, मैं आपसे पूछूंगा अप्रूव कर रहे हो रिजेक्ट कर रहे हो, कुछ कहेंगे अप्रूव कुछ कहेंगे रिजेक्ट, तो यहाँ तो हाथों से पता लग जाएगा, लेकिन ज्यादा भीड़ है तो हाथों से पता नहीं लगेगा, तो वहां पोल करवा लेते हैं। अभी हम पढ़ेंगे आगे पोल क्या होता है। आजकल जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो अब सारा काम कैसे होता है, ऑनलाइन होता है। आपको लिंक मिल जाएगा, घर बैठे बैठे आप वोट कर सकते हो। आप स्टॉक एक्सचेंज पे, किसी का अकाउंट है, कोई डील करता है स्टॉक एक्सचेंज पे, तो बना लो, अगर नहीं है तो क्या कर लो, बना लो। आप तो क्लासेस भी लिए हुए हो, बनाए क्यों नहीं अभी तक? अच्छा डेमो ही ली थी खाली ठीक है जी। तो आप क्या करो, एक अकाउंट तो बना ही लो। देखो आप सीए के स्टूडेंट हो, हाँ डीमेट अकाउंट वो है ना, कौन से किस पे बना रखा है, ग्रो पे हो ना, सबसे बेसिक वो ही है, उस पे इजी रहता है, ग्रो पे आप बना लो। और कुछ कुछ पैसों के, मतलब कुछ, मतलब जैसे छोटी छोटी कंपनियां उनके कुछ शेयर खरीद लिए, 200 रुपए के, 300 रुपए के, 400 रुपए के, 500। इसलिए तो मिनिमम 18 होना पड़ता है ना limit के लिए। हाँ तो आप 18 नहीं हुए होगे, दोनों ही 18 नहीं हुए हो, बाकी तो हो गए होगे 18 सारे। अच्छा आप भी तो हो ही, हाँ खाली सार तक नहीं है, तो भाई बाकी सारे तो खुलवा ही लो डीमेट अकाउंट। आप किसी घर वाले के नाम पे खुलवा लो यार, उसमें क्या है। हाँ तो आप अपने उनका एक ऑपरेट करना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा स्टॉक्स को चेक भी करो, उनका ट्रेंड भी देखो, उनकी न्यूज भी पढ़ो। जब आप उनके शेयर्स खरीद लोगे ना, तो जब भी एजीएम होगी वो आपको मेल करेंगे, मैसेज भेजेंगे कि हमारी एजीएम होने वाली है, साथ में आपको लिंक भी भेजेंगे कि आप घर बैठे बैठे क्या कर सकते हो, वोट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग, ऐसा भी होता है। वो जैसे वो रूरल फॉर्म पे भेज दिया कि यस नो ऐसे। किसमें? अब वो लिंक खोलोगे ना, तो जितने मैटर्स हैं उनके ऊपर लिखा होगा अप्रूव कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, या वोट ही नहीं कर रहे, सारे ऑप्शन है आपके पास। हाँ तो जो करना है वो कर दो यार, आपके हमारे इतने से शेयर होते हैं, उनसे फर्क भी क्या पड़ना है, और हम वोटिंग करते भी नहीं है। अब लेकिन देखो उन्होंने ऑप्शन दिया है हमें वोट करने का, ठीक है। अब लिंक आ गया मेरे पास, मीटिंग है आगे कुछ दिनों बाद, मेरे पास लिंक आ गया वोट करने के लिए, मैंने वोट डाल दिया। अब जब मीटिंग थी ना, तो मेरे को लगा यार वहां पे बढ़िया बूफे लगने वाला है, बढ़िया खाना होगा, मैं मीटिंग में भी जाऊंगा। तो अब मैं वोट कर चुका हूं और मैं मीटिंग में भी जा रहा हूं, क्या मेरे को कोरम में काउंट करे या ना करे? अगर आप कल बुफे खाने गए हो, भाई मेरा मोटिव है ना, उन्हें क्या पता मैं बुफे खाने आया हूँ, उनको थोड़ी दिखाऊंगा मैं खाने आया हूँ। करेंगे खुशबू तुरंत नीचे पढ़ लेती है लाइन कि क्या है और तुरंत ऐसे सीधा हाथ नीचे। मतलब यूं देखती होती है, एक बार नीचे देखा और पढ़ा और बता दिया आंसर। तो यही है जी, अगर एक मेंबर जो घर बैठ के रिमोट ई वोटिंग से क्या कर चुका है, वोट कर चुका है। देखो मैंने वोट कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर सकता? भाई मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, वहां जाके वोट नहीं करूंगा पर मीटिंग अटेंड कर सकता हूँ, और जब मैं मीटिंग अटेंड करूंगा तो मुझे कोरम के लिए भी काउंट किया जाएगा। तो मेंबर हु हैव वोटेड बाय रिमोट ई वोटिंग हैव द राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग एंड अकॉर्डिंगली देयर प्रेजेंस शैल बी काउंटेड फॉर द पर्पस ऑफ कोरम। और उनको किसके लिए काउंट किया जाएगा? कोरम के लिए काउंट किया जाएगा। मीटिंग से पहले किस चीज के लिए वोट? आप ये हम आगे पढ़ेंगे कि जो वोटिंग का लिंक है ना वो पहले ही आ जाता है, और वोटिंग मीटिंग से पहले ही क्लोज हो जाती है, जो रिमोट ही वोटिंग होती है। फिर जो वोटिंग होगी वो कहाँ होगी? मीटिंग में होगी। ये सब चीजें हम आगे पढ़ेंगे अभी। A member who is not entitled to vote on any particular item of business, being a related party, if present, shall be counted for the purpose of quorum। अब इन्होंने एक चीज और डाल दी है जी, क्या लिख दिया है, पढ़ो एक बारी। इंटरेस्टेड वाले की बात कर रहा है, और क्या कह रहा है? उसे कोरम में पर्सनली प्रेजेंट मान लेंगे, प्रॉक्सी को नहीं मानेंगे, लेकिन एक मेंबर जो वोट नहीं कर सकता है क्योंकि वो क्या है, रिलेटेड पार्टी है, उसको आप कोरम में काउंट करोगे। तो कोरम में कौन काउंट नहीं होगा? प्रॉक्सी काउंट नहीं होगी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव काउंट होगा, रिलेटेड पार्टी भी काउंट हो जाएगी। ठीक है जी, अब बताओ। जो मीटिंग होगी हाँ उसमें अगर लेट सपोज दो ही बंदे आए जिसमें से एक रिलेटेड पार्टी, एक रिलेटेड पार्टी है, वो तो मतलब प्राइवेट कंपनी है, दो से हो गया है, हम्म। तो एक रिलेटेड पार्टी है, तो फिर वो जो भी मैटर डिस्कस करेंगे वो अब आपका कहने का मतलब है दो ही बंदे हैं आए हुए हैं, एक मैटर में एक इंटरेस्टेड है और एक इंटरेस्टेड नहीं है।
कोरम तो आ गई, क्योंकि रिलेटेड को क्या मानना है हमें कोरम में, या दोनों इंटरेस्टेड है, ऐसा भी हो सकता है। कोरम तो आ गई। प्राइवेट कंपनी में ये एक्सेप्शन डाली हुई है, क्या एक्सेप्शन डाली हुई है कि इंटरेस्टेड वाले भी वोट कर सकते हैं, तो प्राइवेट कंपनी के लिए आप दोनों वोट कर पाओगे। तो ये तो फिर गलत नहीं हो गया? देखो प्राइवेट कंपनी का है ना, सबको पता है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर कितने हैं, 2। हमने और मैंने और आपने मिलकर कंपनी बनाई, हम किसके साथ डील करेंगे? हम ज्यादातर उन्हीं लोगों से डील करेंगे जो हमारे रिलेटेड है। अगर ये प्रोविजन यहाँ पे भी डाल देते तो हम तो बिजनेस ही नहीं कर पाते। तो अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी अगर ये होगी तो आपको अलाउड नहीं है, फिर वो मैटर डिस्कस नहीं हो सकता उस पॉइंट पे। अगर पब्लिक कंपनी है, वहां पे अगर रिलेटेड पार्टी आ गई है, वो वोट नहीं करेगी। कोरम में काउंट करोगे लेकिन वोट नहीं करेगी। तो पांचों बंदे, अगर 5 बंदों की लिमिट है और पांचों इंटरेस्टेड है, 5 बंदे की कोरम है, पांचों आ गए, पांचों इंटरेस्टेड है। हाँ, किसी एक मैटर में इंटरेस्टेड है ना, वो मैटर डिस्कस नहीं होगा, बाकी मैटर डिस्कस होंगे। नहीं समझ आया? प्राइवेट कंपनी में रिलेटिव पार्टी को फोरम में कैसे ले लिया जबकि वो मेंबर की बात कर रहे हैं? नहीं, रिलेटेड पार्टी को कोरम में नहीं लिया, एक मेंबर जो इंटरेस्टेड है, वो उस मेंबर को कोरम में लिया है। रिलेटेड पार्टी को कोरम में क्यों लेंगे यार? मतलब रिलेटेड का मतलब, इंटरेस्टेड का मतलब क्या है? मेरा कोई ना कोई इंटरेस्ट है उसके अंदर, तो मैं मेंबर हूं, साथ में मैं रिलेटेड पार्टी हूं उस मैटर के लिए। हाँ हाँ, मतलब मैं रिलेटेड पार्टी हूँ, मैं अगर मेंबर हूं तो मेरा भाई कभी कोरम नहीं बनाएगा। हाँ, इंटरेस्टेड मेंबर, एक तरह से आप क्या बोल रहे हो, इंटरेस्टेड मेंबर। देखो फिर रिपीट कर रहे हैं, कोरम क्या होती है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट। इसमें प्रॉक्सी को काउंट नहीं करना है। प्रॉक्सी क्या होता है? भाई मैं नहीं जा रहा, मैं मतलब इंडिविजुअल मेंबर नहीं जा रहा, मैं अपनी जगह किसी और को भेज दूंगा, क्योंकि वहां वर्ड क्या लिखा हुआ है? पर्सनली प्रेजेंट। तो वो बंदा कोरम में काउंट नहीं होगा। दूसरी बात आती है ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? एक बॉडी कॉर्पोरेट के केस में, किसके केस में? बॉडी कॉर्पोरेट खुद चल के नहीं आ सकती है, उसका कौन आएगा? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। अब बॉडी कॉर्पोरेट जब खुद आ ही नहीं सकती है तो हमेशा कौन ही आएगा? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आएगा, तो उसको आप कोरम में काउंट करोगे। जितने लोगों ने, जितनी कंपनीज ने उसको ऑथराइज किया है, उतनी शक्तियां उसके अंदर आ जाएंगी, लेकिन वो अकेला कभी भी मीटिंग नहीं कर सकता। एक मेंबर और आपको साथ में चाहिए ही चाहिए, 2 तो चाहिए ही चाहिए, पर्सनली प्रेजेंट 2 तो होने ही चाहिए। अब कोई बंदा अगर इंटरेस्टेड है, अगर कोई बंदा क्या है? इंटरेस्टेड है, तो हमने ये पढ़ा है कि उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। प्राइवेट कंपनी की वो एक्सेप्शन वगैरह की बातें मैं नहीं करता, जनरल बात बोलता हूँ। अगर मैं इंटरेस्टेड हूं तो मेरा वोट नहीं होना चाहिए, लेकिन मेरे को कोरम में काउंट कर लेना है, बस खत्म। पर ये गलत नहीं है अगर सारे के सारे इंटरेस्टेड हो, हाँ, तो फिर तो डिस्कस ही क्या होगा? मैटर कुछ डिस्कस ही तो नहीं होगा। डिस्कस किस में एक बात कर रहे हो, प्राइवेट या पब्लिक? किसी का भी ले लो तो प्राइवेट में मैंने आपको बताया कि प्राइवेट में तो डिस्कस होगा ही, क्योंकि वो वोट भी करेंगे। एक्चुअली प्राइवेट कंपनी में बिजनेस ही रिलेटेड पार्टीज के साथ ही होता है। और अगर सारे और लोग कौन बनाते हैं प्राइवेट कंपनी? या तो मैं बनाऊंगा, मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बनाऊंगा, या फ्रेंड्स के साथ बनाऊंगा। और डिस्कस भी कैसे करेंगे? उन्हीं मैटर पे डिस्कस करेंगे जहां रिलेशन होगा, तो फिर डिस्कशन होगा ही कैसे? तो लॉ मेकर ने इस बात को समझ के एक्सेप्शन में डाल दिया। पब्लिक कंपनी के केस में इंटरेस्टेड मेंबर वोट नहीं करेगा। अब जब वोट नहीं करेगा, तो अगर सारे इंटरेस्टेड हैं तो वो मैटर ही डिस्कस नहीं होगा, वो मैटर को छोड़ के बाकी मैटर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। द स्टिपुलेशन रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ कोरम डज नॉट अप्लाई विद रिस्पेक्ट टू आइटम ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्टेड थ्रू पोस्टल बैलेट। एक नया वर्ड आ गया जी, क्या वर्ड है? पोस्टल बैलेट। पोस्टल में क्या वर्ड आ रहा है? पोस्ट। क्या वर्ड आ रहा है? जब भी पोस्टल, ये भी एक तरीका है जो हम आगे पढ़ेंगे, पोस्टल बैलेट के अंदर मीटिंग ही नहीं होती है। क्या नहीं होती है? मीटिंग ही नहीं होती है। जब मीटिंग ही नहीं हो रही तो क्या कोरम की जरूरत है? वहां पे मैटर डिस्कस होंगे लेकिन मीटिंग नहीं होगी। कैसे डिस्कस होंगे मैटर? आपको पोस्ट से बैलेट भेजे जाएंगे, मतलब एक पेपर भेजा जाएगा, उसमें लिखा होगा ये मैटर है, और आपके घर पे पोस्ट से आएगा। आप उस पर अप्रूव लिखो, रिजेक्ट लिखो, और वापस पोस्ट से भेज दो। ये क्या होता है? पोस्टल बैलेट। यहाँ पे क्या कोरम कहीं पे भी जरूरत है? तो यहाँ कोरम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सबके जाएगा, हर मेंबर के यहाँ पे। अब पोस्टल बैलेट को भी इन्होंने कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉनिकली भी आप वो काम करवा सकते हो। यार पोस्ट भेजना लाख लाख लोगों को कोई आसान बात थोड़ी है। इलेक्ट्रॉनिकली भेजो और इलेक्ट्रॉनिकली रिप्लाई लो, खत्म कर दो। मीटिंग करवाने की जरूरत नहीं है, उस केस में कोरम की भी जरूरत नहीं है, वो उनका नुकसान हो जाता है बेचारों का। हाँ। चलो जी, इलस्ट्रेशन 6।
पढ़ लिया जी, इतनी देर क्यों लगा रहे हो? अगला भी पढ़ लो उसके। गलत बताइए कुछ। क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, आंसर गलत लिखा हुआ है। हैज नॉट कंट्रावेंट, कोई प्रोविजन की कंट्रावेंशन नहीं हुई है, मतलब सब कुछ ठीक है। ठीक है, अगला भी पढ़ लो, इलस्ट्रेशन 7 भी पढ़ लो। किसी को कोई भी डाउट आ रहा है एग्जांपल्स के अंदर तो वो पूछ सकता है। ठीक है जी, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, अब ये कोई वो छोटी मोटी चीजें नहीं है जो हमने फाउंडेशन में पढ़ी है। अब चीजें कंफ्यूजिंग होंगी तो डाउट्स आना नॉर्मल है। ये मत सोचना कि छोटा डाउट है या बेकार डाउट है, डाउट डाउट है चाहे कैसा भी हो। खुशबू की तरह, बेशर्मो की तरह एकदम पूछ लो, ऐसा वर्ड में कोई यूज नहीं करना चाहिए। मतलब खुशबू की तरह बिना सोचे समझे आपको डाउट पूछ लेना चाहिए। वो वर्ड गलत हो गया थोड़ा सा ये वाला हम बीच में कट कर देंगे, ये वाला पार्ट। मतलब डाउट ऐसे ही पूछने चाहिए। मैं तो ये कहूंगा आपको हर पॉइंट पे डाउट भी आना चाहिए और आपको पूछने भी चाहिए, कभी अपने अंदर लेके नहीं लेके जाना चाहिए। हाँ जी, अरे नहीं यार, मैंने पॉजिटिव वे में बोला है, कोई नेगेटिव वे में थोड़ी बोला है। हाँ, सुमित के साथ नहीं रहना चाहिए कहीं दिमाग और कहीं और, एक्टिव रहना चाहिए एकदम क्लास में, ज्यादा नहीं होता। खुशबू को गुस्सा आ गया लगता है इस बात पे, लेकिन खुशबू हमने एकदम पॉजिटिव वे में बोला था, हम आपकी तारीफ करना चाह रहे थे, वो थोड़ा सा गलत वे में चला गया। ठीक है जी, इलस्ट्रेशन 7। ठीक है, पहले खाली क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे, सॉल्यूशन पे नहीं जाएंगे। ठीक है जी, और संस्कृति तुरंत एक्सप्लेन कर देगी इलस्ट्रेशन 7 को पूरा का पूरा। चलो जी, कोई मतलब 23 मेंबर्स है टोटल और we raising like एक एक करके। 2300 मेंबर है तो कोरम कितनी चाहिए? संस्कृति संस्कृति 15 चाहिए। हाँ जी, 18 आ गए तो कोरम हो गई। बस इतना ही क्वेश्चन था आगे आगे जी, उसके बाद क्या हुआ? संस्कृति कह रही इलस्ट्रेशन 6 की तरह यही है 7, स्टार्टिंग में खत्म हो जाएगा, कोरम प्रेजेंट है, बात खत्म। नहीं 3 टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिया और 3 बिजनेस, हम ऐसे बोलेंगे बिजनेस, 3 बिजनेस डिस्कस कर लिए। अब हम स्टूडेंट्स नहीं रहे, हम थोड़े हाई लेवल पे आ गए हैं, तो बिजनेसेस डिस्कस कर रहे हैं। स्टूडेंट्स ही है मैं भी तो। बाकी तो उन्होंने मतलब बाद में 4 लोग चले गए थे। बाद में 4 लोग चले गए, कौन से आइटम पे या कौन से एजेंडा पे? 4 एंड 5 पे चले गए जी 4, तो कितने रह गए? टोटल प्रेजेंट कितने थे? 18। कितने चले गए? 4 चले गए, कितने रह गए? 14। कितने चाहिए? चाहिए 15 चाहिए, तो 2 आइटम के लिए कोरम चली गई। क्या मीटिंग सही है या गलत है? देखो हमने पढ़ा था कोरम खाली कमेंसमेंट में नहीं, पूरी मीटिंग में कोरम होनी चाहिए। तो जहां कोरम चली गई वहां मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो 3 बिजनेस सही है, पहला दूसरा तीसरा एकदम सही ट्रांजैक्ट हो गए हैं, लेकिन जो चौथा और पांचवा है वहां पे कोरम प्रेजेंट नहीं है, तो वो डिस्कस नहीं होगा। अगर ये सिर्फ 15 होते नहीं जाते बट वो 3 तो चले गए तो क्या हो जाती? हाँ हाँ, कोरम है तो करते रहो मीटिंग। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, आज खत्म करते हैं। अगली क्लास में चेयरमैन पे जाएंगे, प्रॉक्सीज पढ़ेंगे, वोटिंग पढ़ेंगे। क्या बोलूं? अगली क्लास में चैप्टर खत्म कर देंगे, अभी तो चैप्टर बहुत दूर है खत्म होने की कगार से।